अध्याय 216 अत्यधिक बल प्रयोग स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। लू शुन के उत्थान के लिए उनकी प्रतिभा और कौशल ही एकमात्र निर्णायक कारक नहीं थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उनका रवैया था। चाहे उन्हें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, वे शांत भाव से उनका सामना करते हैं और अहंकार को अपने आड़े नहीं आने देते। भले ही झांग जुबान की प्रतिष्ठा बहुत खराब थी, लू शुन ने उन्हें जरा भी कम नहीं आंका और पहले से ही तैयारी कर ली थी। द्वंद्वयुद्ध के लिए छात्रों का चयन करने से पहले उसने झांग जुबान के छात्रों की जांच की ताकि उनसे निपटने और उनका मुकाबला करने के लिए सबसे अच्छा संयोजन चुना जा सके। अपनी जांच के आधार पर झेंग यांग मोशियाओ के साथ पला बड़ा था और वे साथ साथ भाला चलाने का अभ्यास करते थे। हालांकि मोशियाओ की प्रतिभा स्पष्ट रूप से झेंग यांग से कहीं अधिक थी और उन दोनों के बीच हुए अनगिनत युद्धों में हमेशा मोशियाओ की ही जीत हुई थी। यही वजह थी कि उसने मोशियाओ को उसके सबसे अच्छे दोस्त से छीन लिया और यहाँ तक कि अपने दोस्त से वान कबीले की भाला चलाने की कला भी सीख ली। उसे लगा कि इस तरह तो ये लड़ाई उसकी मुट्ठी में होगी, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही मोशियाओ ने अपना भाला फेंक दिया और हार मान ली। लू शुन का पूरा शरीर कांप रहा था और वह पागल होने ही वाला था। कोंगजी दूसरे पक्ष के धोखे में आ गया और एक ही मुक्के में बेहोश हो गया। ठीक है, मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगा। ज्यादा से ज्यादा मेरे सोने के सिक्कों में से सिर्फ 6 लाख 5 छात्रों में बांटे गए 3 मिलियन ही बर्बाद हुए। लेकिन तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैंने बहुत से घटिया लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा घटिया इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने इतनी देर रात तक जागकर तुम्हारी ताकत बढ़ाने में मदद क्यों की, ताकि मैं शिक्षक मूल्यांकन में जीत हासिल कर सकूं। इसके अलावा मैंने तुम पर इतना पैसा खर्च किया, फिर भी तुमने लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान ली। क्या चल रहा है? ज़ेंकी क्षेत्र के 2 छात्र, पहला तो एक ही मुक्के से हवा में उड़ गया जबकि दूसरे ने बिना लड़े ही हार मान ली। आखिर चल क्या रहा है? वान चाओ और लू शुन ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद छात्र और शिक्षक भी इस घटनाक्रम से अचंभित थे। जब उन्होंने लू लाओशी को ज़ेंकी क्षेत्र के छात्रों के एक समूह को लाते देखा तो उन सभी ने सोचा कि यह एक तरफा मुकाबला होगा। लेकिन मुकाबला सचमुच एक तरफा हो गया, लेकिन दूसरे पक्ष के पक्ष में रहा। दरअसल सिर्फ भीड़ ही भ्रमित नहीं थी, यहाँ तक कि खुद झांग जुबान भी यह समझने में असमर्थ था कि आखिर हो क्या रहा है। जब मोशियाओ और झेंग यांग कक्षा में एक दूसरे से भिड़ गए तब झांग हुआन मास्टर लू चेन के घर पर थे, इसलिए उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। अतः उन्हें समझ नहीं आया कि मोशियाओ ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार क्यों मान ली। मैंने हार इसलिए स्वीकार की क्योंकि कुछ दिन पहले हम दोनों के बीच एक निजी द्वंद्व युद्ध हुआ था। झेंग यांग ने सिर्फ एक ही चाल में मुझे हरा दिया। वास्तव में उस समय उसके लिए मेरी जान लेना भी मुश्किल नहीं होता। झाओ या और अन्य लोग झांग जुबान को स्थिति के बारे में बता पाते, तभी अचानक मंच से मोशियाओ की आवाज़ सुनाई दी। उनकी आवाज़ शांत थी, उसमें जरा भी निराशा या खेद नहीं था, बल्कि वह बेफिक्र लग रही थी। पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि उसके इस दांव का जवाब कैसे दूं। पहले तो मुझे लगा कि झेंग की स्तर तक पहुंचकर मैं इस तकनीक को बेअसर कर सकता हूं, इसलिए मैंने अभी कोशिश की, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। झांग लाओशी से झेंग यांग ने जो चाल सीखी है वह सीधे भले के सार पर प्रहार करती है और मुझे डर है कि अगर मैं इसे जीवन भर भी सीख लूं तब भी मैं इसे समझ नहीं पाऊंगा। इसका सामना करना तो दूर की बात है। चूंकि मुझे पता है कि मैं एक ही चाल में हार जाऊंगा, तो बेहतर यही होगा कि मैं अपनी हार अभी स्वीकार कर लूं। इस पर मोशियाओ ने मुट्ठी भींच ली और धीरे से हंसते हुए कहा, झेंग यांग, तुम्हें एक अच्छा गुरु मिला है, तुम्हें उनका बहुत सम्मान करना चाहिए। इस पर मोशियाओ ने अपना भला उठाया, मुड़ा और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उनकी आवाज़ पूरे मैदान में गूंज उठी और लगभग सभी ने उनके शब्द स्पष्ट रूप से सुने। मोशियाओ ने कहा कि अगर वह अपना पूरा जीवन भी इसमें लगा दे तब भी वह झांग लाओशी द्वारा झेंग यांग को सिखाई गई चाल को समझकर उसका प्रतिकार नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि उसका दांव वान कबीले की भाला चलाने की कला से भी श्रेष्ठ है। ये कैसे संभव है? चूंकि यह एक द्वंद्व युद्ध है, इसलिए उसके झूठ बोलने की संभावना कम है। अन्यथा क्या लू लाओशी उसे पीट पीट कर मार नहीं डालता? ... सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। त्यानिक्सुआन साम्राज्य में वांग वंश की भाला चलाने की कला बेहद प्रसिद्ध है। कई लोग तो केवल उनकी चालों को देखकर ही इसे पहचान लेते हैं। यह अपने क्षेत्र में एक अजेय हस्ती है जो भाला चलाने की कला की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करती है। फिर भी मोशियाओ ने कहा कि वह दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर सकता। सभी लोग अचंभित रह गए। ऐसा लगता है कि झांग जुबान लाओशी उतने कमजोर नहीं है जितना कि अफवाहें उन्हें बताती हैं। इसके विपरीत ऐसा लगता है कि वे बहुत धनी व्यक्ति हैं। सचमुच कुल 5 मैचों में से उन्होंने लगातार 2 मैच जीते हैं। क्या लू लाओशी सचमुच यहाँ हार जाएंगे? कौन जाने, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लू लाओशी वापसी करने में सक्षम होंगे। ... गर्मागर्म बहसों की आवाज़ें चारों ओर गूंज रही थीं। मंच पर मौजूद लू शुन की सांसें तेज चल रही थीं और उनका चेहरा हरा पड़ रहा था। अरे यार, मेरे पढ़ाए हुए इन छात्रों को क्या हो गया है? किसी भी छात्र को अपने शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने शब्दों से क्या कहना चाहते हैं? झेंग यांग के पास एक अच्छा शिक्षक है, क्या आपके पास भी कोई अच्छा शिक्षक नहीं है? मैंने तुम्हारे लिए गोलियां खरीदने में 3 मिलियन खर्च किए। विद्यार्थियों, तुम्हारी साधना को बढ़ाने में मदद करने के लिए अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग किया, फिर भी मुझे बस यही मिला। हालांकि लू शुन बेहद क्रोधित था, लेकिन वह जानता था कि अभी अपना गुस्सा निकालने का समय नहीं है। जिस क्षण वह अपना आपा खो देगा, वर्षों से अर्जित उसकी प्रतिष्ठा तुरंत चकनाचूर हो जाएगी। उसने अपने सामने बैठे छात्रों पर नजर डाली। अभी भी उनके 3 छात्र ऐसे थे जिन्होंने अभी तक लड़ाई नहीं लड़ी थी, बाईचाओ, डू लेई और जू होंग। बाईचाओ मुक्केबाजी की तकनीकों में माहिर है, जो उसे लियुयांग के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी बनाता है, जिसने अपनी दाहिनी भुजा में अपनी नसों को नुकसान पहुंचाया था। डू लेई के पास पैरों की प्रभावशाली तकनीक है। इसके अलावा लू जुन ने भी उसे एक जबरदस्त चाल चलन तकनीक सिखाई है, जिससे उसकी चाल ढाल फुर्तीली हो गई है। इसलिए वांग यंग, जिसके पैर घायल हैं, से निपटना उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहां तक जू होंग की बात है, उनका मुकाबला झाओया से होगा। लगातार 2 राउंड हारने के बाद लू शुन को अगला राउंड जीतना ही होगा,
अन्यथा उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह धूमिल हो जाएगी। डू लेई, अब आपकी बारी है। कुछ देर विचार करने के बाद उसने डू लेई को भेजने का फैसला किया। उनकी जांच के आधार पर वांग यंग का स्वभाव कमजोर और कोमल है। यदि डू लेई मैच शुरू होते ही उस पर तेजी से हमला करता है तो वांग यंग निश्चित रूप से डर जाएगी। इसके अलावा विरोधी पक्ष के पैर अभी ठीक हुए हैं और अभी भी कमजोर हैं। भले ही डू लेई उसे हरा ना पाए, फिर भी वह अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत रख सकता है और अपनी चाल चलन की तकनीक का इस्तेमाल करके खतरे को टाल सकता है। कम से कम उसे पहले के 2 विरोधियों की तरह करारी हार तो नहीं झेलनी पड़ेगी। डू लेई ने सिर हिलाया और द्वंद्व युद्ध के अखाड़े की ओर चल पड़ा। वांग यंग, जब झांग जुवान ने देखा कि दूसरी पार्टी ने डू लेई को भेजा है तो उसने अपनी छात्रा को अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करने का इशारा किया। वांग यंग ने जवाब दिया। थोड़ा शर्म से लाल चेहरा लिए वह भी रिंग की ओर चल पड़ी। दर्शक दीर्घा के पास लू लाओशी से यही उम्मीद थी। लगातार 2 राउंड हारने के बावजूद उन्होंने झांग जुवान की कमजोरी को भांप लिया है। शेन बीरू की बाहें चिंता से गहरी सिकुड़ी हुई थीं। कमजोरी? कैसी कमजोरी? हान की उंगली असमंजस में थी। वांग यंग 4 महान कुलों के मुखिया वांग होन की इकलौती बेटी है। उसका स्वभाव कोमल और भोला है और इसी वजह से वह दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेती है। झांग जुवान लाओशी के 5 शिष्यों में से वह सबसे कमजोर कड़ी है। शेन बीरू ने कहा। अगर ऐसा सचमुच में है तो वह वास्तव में झांग जुवान की कमजोरी है। हान की उंगली ने सहमति में सिर हिलाया। खेती करना स्वर्ग के विरुद्ध जाना है। कमजोर चरित्र वाले लोग दूसरों से लड़ते समय अक्सर नुकसान में रहते हैं। इतना ही नहीं, वांग यंग बचपन में घायल भी हो गई थी, जिससे उसके पैरों में विकलांगता आ गई। हालांकि उसे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़ाई के दौरान ये कमी साफ नजर आती है। इसी वजह से कबीले के मुखिया वांग होंग ने राज्य के कई प्रसिद्ध चिकित्सकों को उसके इलाज के लिए बुलाया था। यहाँ तक कि मास्टर युवानयू ने भी उसकी हालत देखी थी, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मदद कैसे करें और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। शेन बीरू वांग यंग के बारे में काफी कुछ जानती थी और उसने हान कियोंगा को सब कुछ बताया। कहने का मतलब है, वांग यंग के पैरों के सामने उसका डू लेई का मुकाबला करना नामुमकिन है। ओह, हान की उंगली अचंभित थी। उसने ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। जहां तक इस डू लेई की बात है, वह कभी चेन होंग लाओशी का छात्र था। चेन होंग लाओशी, वो शिक्षक जो गति तकनीक में विशेषज्ञ हैं। अरे वाह, उनके सभी छात्रों में से डू लेई सबसे तेज है। वांग यंग से निपटने के लिए ऐसे व्यक्ति का उपयोग करना स्पष्ट है कि लू लाओशी ने अपना होमवर्क अच्छे से किया था। शेन बी रू ने सिर हिलाया। लगता है वांग यंग हार जाएगा। ... कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मंच पर वांग यंग ने अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया और उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। मैं आपको मार्गदर्शन देने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अपने कंधों पर भारी जिम्मेदारी का ज्ञान रखते हुए डू लेई ने अपने पैरों को जमीन पर जमाया और अपने शरीर को झुकाते हुए सीधे वांग यंग की ओर दौड़ा। उसकी हरकतें तेज थीं, मानो कोई तीर तेजी से चल रहा हो। तेज? क्या वह सचमुच फाइटर 3 दान का साधक है? यहाँ तक कि फाइटर 4 दान पिगु स्तर का साधक भी उसकी जैसी गति नहीं रखता। इस चाल को भ्रमित छाया 9 दिव्य चरण कहा जाता है। ये लू लाओशी की एक प्रसिद्ध तकनीक है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि लू लाओशी ने उदारतापूर्वक ये चाल अपने शिष्य को सिखाए। भ्रमकारी छाया 9 दिव्य चरण, होनटियन अकादमी में गति तकनीकों पर सबसे बड़ा गुप्त मैनुअल। क्या इसे तियानिक्सुआन साम्राज्य की शीर्ष तकनीकों में से एक नहीं माना जाता है? ये सही है। अगर मैं ये चाल सीख लूँ तो मैं यकीनन अपने समान साधना स्तर वालों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लूंगा। वांग यंग को तो कड़ी टक्कर मिलने वाली है। ... कई छात्रों ने डू लेई की तकनीक को पहचान लिया था और वे आश्चर्यचकित रह गए थे। मायावी छाया 9 दिव्य चरण एक दुर्जेय तकनीक है, यहाँ तक कि अन्य गहन गति तकनीकों की तुलना में भी। लू लाओशी ने एक समय इस गति तकनीक का उपयोग करके कई विशेषज्ञों को हराया था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह इसे डू लेई को सिखाएगा। हालांकि डू लेई ने केवल बुनियादी बातें ही सीखी थीं, लेकिन यह अपने आप में उसके लिए समान स्तर के साधकों को हराने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा वांग यंग के पैर घायल हैं और उसकी साधना केवल डेंटियन स्तर पर है। डू लेई के तेज हमले का सामना करते हुए वांग यंग ने अपने चांदी जैसे दांत भींचे, मुड़ी और उसके हमले से बच निकली। हे, तुम शायद मेरे पहले हमले से बच जाओ, लेकिन और कितने हमलों से बच पाओगे? यह महसूस करते हुए कि वह उसके तीव्र आक्रमण से सफलतापूर्वक बच निकली है, डू लेई थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि उसने इस पर और ध्यान नहीं दिया और ठंडी मुस्कान के साथ बोला। अपने शरीर में व्याप्त जैन की ऊर्जा को उग्र रूप से प्रवाहित करते हुए उसकी गति तेजी से बढ़ती गई और जल्द ही रिंग के चारों ओर धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगीं। उच्चतम स्तर पर मायावी छाया 9 दिव्य चरण 9 छाया प्रतिरूप बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं। छाया प्रतिरूपों और वास्तविक व्यक्ति के बीच अंतर करना कठिन होता है, जिससे इसके हमलों से बचना लगभग असंभव हो जाता है। हालांकि डू लेई अभी भी 9 छाया क्लोन बनाने से बहुत दूर था, लेकिन अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा था। फिर भी उसके द्वारा उत्पन्न परछाइयों के कारण उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाना मुश्किल था। बहुत ज्यादा मजबूत। उसकी गति तो अद्भुत है। मैं उसे देख भी नहीं पा रहा। भला कोई ऐसी चीज से कैसे लड़ सकता है? छात्रों के होंठ सिकुड़ गए। वांग यंग की जगह खुद को रखकर सोचने पर वे अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। उनकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से तो वे उसे देख भी नहीं पा रहे थे। अगर ऐसा था तो वे उससे लड़ कैसे सकते थे? लगता है डू लेई की जीत हुई है। वांग चाओ दिल खोलकर हंसा। लगातार 2 बार थप्पड़ खाने के बाद वह अंदर से बुरी तरह आहत हो चुका था। लेकिन डू लेई को देखकर उसने पाया कि वह कोंग जी की तरह धोखे में नहीं आया और पल भर में नॉकआउट नहीं हो गया, और न ही उसने मंच पर आते ही अपनी हार स्वीकार की। इससे उसे तसल्ली मिली। ये शर्मनाक होगा यदि जैन की स्तर का एक साधक घायल पैरों वाली डांटियन स्तर की एक छोटी लड़की से हार जाए। वास्तव में उसकी अविश्वसनीय गति को देखते हुए अगर मुझे उससे लड़ने के लिए अपनी साधना का स्तर कम करना पड़े तो मेरे लिए भी उसे हराना मुश्किल होगा। उस युवती के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है। एल्डर होंग हाओ ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, देखो वह वांग यंग कुछ करने वाली है। वांग चाओ ने एक नज़र डाली और देखा कि वांग यंग ने अपना दाहिना पैर उठाया।
उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से झिझक थी और ऐसा लग रहा था कि वह निश्चित थी कि उसे हमला कैसे करना चाहिए। हाँ, ऐसी चाल का सामना करने के लिए तो हाथों का ही सहारा लेना चाहिए। आखिर हाथ पैरों से कहीं ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। उसके पैर घायल हैं, फिर भी वो उनका इस्तेमाल करने पर तुली है। कितनी मूर्ख है, अगर वो उसे लात मार भी दे तो चमत्कार ही होगा। ठंडी मुस्कान के साथ वांग चाओ वांग यांग का मजाक उड़ा रहा था जब उसने देखा कि लड़की ने अपने सामने एक परछाई की ओर लात मारी। पेंग, उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान पूरी तरह से उभरने से पहले ही वांग चाओ ने देखा कि दृश्य अचानक रुक गया। डू लेई का चेहरा लाल हो गया और वह कई मीटर दूर जा गिरा, जमीन पर जोर से गिरा। उसने मुंह भर भरकर खून खांसा। डू लेई, मुझे खेद है, मैंने अपनी ताकत को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी गलती से मैंने बहुत अधिक बल लगा दिया। वांग यांग घबरा गई और उसने जल्दी से माफी मांगी। उसका चेहरा लाल हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वह रोने ही वाली है। अध्याय 217, यह एक ड्रॉ है। स्वर्ग पथ का पुस्तकालय। मौन, पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। सभी के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए, सब अवाक रह गए। शेन बीरू, जिसने अभी अभी कहा था कि वांग यांग हार जाएगी, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। उसकी गहरी काली आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आने वाली थीं। एक ही लात से उसने डू लेई को हवा में उड़ा दिया। कैसे? उसे कैसे पता चला कि कौन से नकली क्लोन है और कौन सा असली? डू लेई की गति को देखते हुए समान स्तर के विशेषज्ञ साधकों के लिए भी असली व्यक्ति को पहचानना मुश्किल होता। फिर भी वांग यांग की एक साधारण सी लात ने उसे इतनी दूर उड़ा दिया मानो वह किसी बोरी में बंधे साधारण इंसान को लात मार रही हो। उसे न केवल परछाई वाले क्लोन और असली व्यक्ति के बीच अंतर करना होगा, बल्कि उसकी लात की गति भी डू लेई से कहीं अधिक तेज होनी चाहिए। अन्यथा अगर उसके हमले डू लेई की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो उसे घायल करना उसके लिए असंभव होगा। हान की ओंग का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा लगता है कि वांग यांग की चोट न केवल ठीक हो गई है, बल्कि उसने पैरों की एक अविश्वसनीय तकनीक और चलने की तकनीक भी सीख ली है। वास्तव में शेन बीरू भी सदमे से उबर गईं। ये सिर्फ दुश्मन की चाल को समझने का मामला नहीं था, उपयुक्त युद्ध तकनीकों के बिना वह उसे इतनी आसानी से कैसे उड़ा सकती थी। वांग चाओ ने अपने बाल पकड़ लिए। उसने अभी अभी दूसरे पक्ष को मूर्ख कहकर अपमानित किया था और अगले ही पल उसने लात मारकर डू लेई को दूर फेंक दिया। वांग चाओ को ऐसा लगा जैसे उसके साथ खिलवाड़ किया गया हो। ठीक उनके बगल में बैठे एल्डर होंग हाओ को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें भी किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो और वे रोने ही वाले थे। शुरू में तो वह झांग जुवान को सबके सामने अपमानित होते देखने आया था, लेकिन किसी तरह उसने झांग जुवान की प्रतिष्ठा को लगातार बढ़ते हुए और लूजुन को बुरी तरह पिटते हुए देखा। खांसी खांसी खांसी। द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े के किनारे पर लूजुन अपनी लार में ही फंस गया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। एल्डर होंग हाओ की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन लूशुन पहले से ही रो रही थी। आखिर चल क्या रहा है? यह मायावी छाया के 9 दिव्य चरण हैं और डू लेई के निष्पादन में कोई गलती नहीं थी। हालांकि डू लेई अभी भी अपने महारत के स्तर तक पहुंचने से काफी दूर हैं, लेकिन जैन की क्षेत्र में इस तरह की महारत का प्रदर्शन करने में सक्षम होना उन्हें पहले से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। इतनी शानदार तकनीक का अद्भुत प्रदर्शन, और फिर भी डू लेई एक ही लात से हवा में उड़ गए। अधिक महत्वपूर्ण बात, मंच पर खड़ी लड़की की आंखें लाल थीं और वह लगातार माफी मांगती रही, कहती रही कि उसने गलती से ज्यादा बल प्रयोग कर लिया था। अपने सिर पर बहुत ज्यादा दबाव डालो। तो आपके हिचकिचाने का कारण यह नहीं था कि आप असमंजस में थे, बल्कि आप यह विचार कर रहे थे कि दूसरे पक्ष को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने से कैसे बचा जाए। यदि अपनी ताकत को रोककर रखने से दूसरा पक्ष कुछ मीटर दूर जा गिरा तो क्या पूरी ताकत का इस्तेमाल करने पर वह मारा नहीं जाता? दर्शक बेकाबू हो गए। मंच पर डू लेई आखिरकार किसी तरह उठ खड़ा हुआ। अपने सामने क्षमा मांगती हुई लड़की को देखकर वह मानसिक आघात सहन नहीं कर सका और उसके मुंह से खून की एक और बूंद निकल गई। क्या तुम ठीक हो? मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैंने अभी अभी युद्ध तकनीक सीखी है, इसलिए मैं अपनी ताकत पर अच्छी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाता और जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग कर दिया। वांग यांग की आंखें लाल हो गईं। तुमने अपने सिर पर बहुत ज्यादा ताकत लगा दी। दहाड़ते हुए डू लेई वांग यांग की ओर दौड़ा। वह सचमुच क्रोधित था। अगर तुमने मुझे एक ही लात से उड़ा दिया होता तो बात अलग थी, लेकिन माफी मांगना। क्या तुम मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो? इसके अलावा वह बार बार यही कहती रही कि उसने बहुत ज्यादा बल का प्रयोग किया था। क्या आपको लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, आपके पूरे बल का सामना करने के योग्य नहीं हूँ? ओह, वांग यांग को यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी सच्ची माफी के परिणामस्वरूप दूसरा पक्ष उसकी ओर इस तरह दौड़ पड़ेगा। वह डर के मारे पीली पड़ गई थी। हालांकि उसकी साधना शक्ति जेंग यांग और लियू यांग से कहीं अधिक है, फिर भी उसे युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं है। इसके अलावा उसका स्वभाव भी बेहद दयालु है। विरोधी पक्ष को अपनी ओर बढ़ते देख वह स्वाभाविक रूप से भयभीत हो गई। घबराहट के क्षण में वह बिना सोचे समझे पीछे हट गई। चमत्कारिक रूप से पलक झपकते ही वह 12 मीटर दूर पहुंच चुकी थी। क्या पलक झपकते ही कुछ मीटर की दूरी तय करना? ये कैसी गति तकनीक है? बहुत तेज, ये कैसे संभव हो सकता है? ... इस करतब को देखते ही भीड़ कुछ पल के लिए अचानक शांत हो गई, फिर अचानक शोरगुल मच गया। सभी लोग मायावी छाया 9 दिव्य चरणों को पहले से ही सबसे दुर्जय गति तकनीकों में से एक मानते थे। फिर भी ये सोचना आश्चर्यजनक था कि वांग यांग की तकनीक और भी भयावह होगी। एक सांस में 12 मीटर से अधिक की दूरी तय कर लेना पूरी घटना किसी अलौकिक घटना की तरह प्रतीत हुई। पिक्सुए क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इतनी गति प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उसने ये कैसे किया? वांग वंश के पास ऐसी चाल चलन तकनीक होना असंभव है। अगर उनके पास ये तकनीक होती तो वे बहुत पहले ही प्रसिद्ध हो चुके होते। बिल्कुल, लेकिन अगर यह वांग परिवार नहीं है तो उसने ये तकनीक किससे सीखी? यह जरूर झांग लाओशी ही होगा। क्या झेंग यांग की दुर्जय भला कला भी झांग लाओशी से ही नहीं आई थी? इतनी आसानी से इतनी अद्भुत गति तकनीक सिखाना, अगर यह सच है तो मैं अपने गुरु से अलग होकर झांग लाओशी के अधीन आना चाहता हूँ। मुझे भी शामिल कर लो। ... दर्शकों की आंखों में जुनून की आग जल रही थी। भाला चलाना एक विशिष्ट कला है और हर किसी को इसमें रुचि नहीं होती।
हालांकि इसमें चलने की तकनीकें अलग होती हैं। ये बचाव का एक साधन होने के साथ साथ एक तुरुप का पत्ता भी साबित हो सकता है। यदि कोई इसमें महारत हासिल कर ले तो अपने से कहीं अधिक कुशल योद्धा का सामना करते समय भी वह कम से कम बिना किसी नुकसान के भागने में सक्षम होगा। ऐसी शक्तिशाली और उपयोगी युद्ध तकनीक सीखना कौन नहीं चाहेगा। मैं तुम्हें हरा दूंगा। वांग यंग को पलक झपकते ही कुछ मीटर की दूरी तय करते देख डू लेई बेहोश होने वाला था। हालांकि क्रोध ने उसकी बुद्धि पर हावी हो चुका था और बिना किसी परवाह के वह एक बार फिर आगे बढ़ गया। विरोधी के क्रूर चेहरे और होठों से बहते लाल रक्त को देखकर वांग यंग भयभीत हो गई। उसने अपने पैरों को जमीन पर पटका और एक बार फिर भाग गई। बस यूं ही एक ने पीछा किया और दूसरा भाग गया। ऐसा लगता है कि उसका चरित्र बहुत कमजोर है। मुझे भविष्य में उसके व्यक्तित्व को निखारना होगा। अपने सामने के दृश्य को देखते हुए झांग जुवान ने अपना सिर हिलाया। अगर ऐसी स्थिति आती तो जेंग यांग, लियू यांग और युआन ताओ को भी छोड़ दे तो जाओ या भी तुरंत डू लेई को उड़ा देता। भले ही वह न मरे लेकिन वह फिर से उठने का रास्ता ढूंढ ही लेता। लेकिन दूसरी ओर वांग यंग उससे भाग गई। उसकी कमजोर शख्सियत के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसा लगता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी साधना या उसकी युद्ध तकनीक नहीं बल्कि उसका युद्ध का अनुभव है। हेवन पाथ मूवमेंट आर्ट से व्यक्ति की सहनशक्ति बहुत कम हो जाती है। इसे 1 या 2 बार करना तो ठीक हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा करना मुश्किल होगा। हेवन पाथ मूवमेंट आर्ट किसी को भी अविश्वसनीय गति से चलने और पलक झपकते ही कुछ मीटर की दूरी तय करने की अनुमति देता है। फिर भी इसकी अपनी कुछ कमियां भी हैं। यानी ये व्यक्ति की सहनशक्ति पर बहुत अधिक दबाव डालता है। वांग यंग शायद इस तरह 1-2 बार बच निकलने में कामयाब हो जाए लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंततः वह दुश्मन के हाथों पकड़ी जाएगी। और जैसा कि झांग जुवान को उम्मीद थी, वांग यंग को अत्यधिक पसीना आने लगा और वह जोर जोर से हौंफने लगी और हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। इस समय दूसरी तरफ से उसे भी रिंग के कोने में धकेल दिया गया था। बहुत खूब। डू लेई आगे दौड़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। भले ही मैं जीत न सकूं, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। दहाड़ते हुए वह आगे की ओर कूदा और उसे भी अपने साथ खींच लिया। आप यह उम्मीद न करते हुए कि दूसरा पक्ष उसे जबरदस्ती रिंग से बाहर खींचकर इस तरह की चालें चलेगा, वांग यंग घबरा गई और उसने उसकी ओर एक और लात मारी। जैसे कोई रबर की गेंद हो, डू लेई तुरंत हवा में उछल गया। हवा में वह अपना संतुलन खो बैठा और 30 मीटर दूर जाकर गिरने से पहले कई बार पलटा। हालांकि दूसरे पक्ष को लात मारने के तुरंत बाद वांग यंग अपनी बची हुई आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए द्वंद्व युद्ध के अखाड़े से गिर पड़ी। दोनों पक्ष द्वंद्व युद्ध के अखाड़े से गिरे और लगभग एक ही क्षण में जमीन पर जा गिरे। इस प्रकार परिणाम ड्रॉ रहा। डू लेई जानता था कि वह सीधे मुकाबले में वांग यंग को हरा नहीं पाएगा, इसलिए वह उग्रता से आगे बढ़ा और उसे अपने साथ नीचे खींच लिया। हालांकि वांग यंग का जवाबी हमला भी बेहद खतरनाक था। उसने विरोधी पक्ष को 30 मीटर दूर फेंक दिया और अगर डू लेई की मौत नहीं भी होती तो भी उसे कम से कम 2 महीने तक बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। ये तो धोखा है, बेहद बेशर्म। जाहिर है वह उसके मुकाबले का नहीं है, फिर भी उसने दूसरे पक्ष को जमीन पर गिराने की कोशिश की। वह लात खाने का हकदार है। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? वह तो युआन ताओ से भी बदतर है। मंच के नीचे अफरा तफरी मच गई। सभी को यह स्पष्ट था कि डू लेई का ये कृत्य बेशर्मी से की गई धोखाधड़ी से कम नहीं था। शिक्षकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी होने के बावजूद शिक्षक मूल्यांकन वास्तव में छात्रों के बीच एक दोस्ताना प्रतिस्पर्धा मात्र है। ये स्पष्ट था कि उसकी चाल और पैरों की तकनीक दूसरे पक्ष से कमतर थी, फिर भी उसने पुरुष होने के नाते अपनी श्रेष्ठ शक्ति का प्रयोग करते हुए दूसरे पक्ष को अपने साथ नीचे गिरा दिया। उनकी नज़र में यह एक अत्यंत निंदनीय कृत्य था, इसलिए हर कोई यही सोचता था कि उसे उड़ा देना चाहिए। उसके लिए सहानुभूति रखने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। उन गालियों को सुनकर युआन ताओ अवाक रह गया। उसने कुछ कहा ही नहीं था तो अचानक उसे भी निशाना क्यों बनाया गया? आप किसे बेशर्म कह रहे हैं? बेशर्म तो आप हैं, आपका पूरा परिवार बेशर्म है। दोनों एक ही समय पर जमीन पर गिरे। ड्रॉ। बहस सुनकर रेफरी शिक्षक को सिर दर्द होने लगा, फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और अपना फैसला सुनाया। हालांकि डू लेई के कार्यों में खेल भावना की कमी थी, लेकिन यह सच था कि दोनों पक्ष ही समय पर उतरे थे, इसलिए मैच को केवल ड्रॉ ही माना जा सकता था। अध्यापक। निष्कर्ष सुनकर वांग यंग ने माफी भरे भाव से झांग हुआन की ओर देखा। झांग लाओशी ने उसे बहुत कुछ दिया था, उसके पैरों का इलाज किया था और उसे पैरों की तकनीक और चलने की तकनीक सिखाई थी। फिर भी वह अपने प्रतिद्वंदी को हरा नहीं पाए और झांग लाओशी को सम्मान नहीं दिला पाए। उसे ऐसा लगा जैसे उसने उन्हें निराश कर दिया हो। चिंता मत करो, बस भविष्य में इस बात का ध्यान रखना। इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। झांग जुबान ने सिर हिलाया। यह मेरी भी गलती है। तुम्हारी साधना या युद्ध तकनीकों में कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे चरित्र में कमी है। धन्यवाद शिक्षक। ये देखकर कि झांग लाओशी ने उसे दोष नहीं दिया बल्कि उसे सांत्वना दी, वांग यंग और भी शर्मिंदा हो गई। हालांकि परिणाम बदला नहीं जा सकता था, इसलिए वह उदास होकर अन्य छात्रों के पास चली गई। अगर डू लेई ने उसके चेहरे के भाव देखे होते तो वह तुरंत पागल हो जाता। तुम्हारे लात मारने से मैं दर्द से कराह रहा हूँ, हिल भी नहीं पा रहा, फिर भी तुम उदास हो। उदास तो मुझे होना चाहिए। झांग लाओशी ने लगातार 2 राउंड जीते और 1 राउंड ड्रॉ किया। अब उनके लिए शिक्षक मूल्यांकन में हारना असंभव है। बिल्कुल, अगर लू लाओशी अगले 2 राउंड भी जीत जाता है तो भी नतीजा सिर्फ ड्रॉ ही होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि लू लाओशी के छात्र झांग लाओशी के बाकी बचे छात्रों के सामने टिक पाएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पहले तो मुझे लगा था कि झांग लाओशी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये सोचकर हैरानी होती है कि लू लाओशी दबाव में होंगे। आखिर चल क्या रहा है? ... हालांकि उन्हें लगा कि डू लेई के कृत्य बेहद बेशर्म थे, फिर भी उन्होंने जल्दी ही इस बात को स्वीकार कर लिया और इस तथ्य को भुला दिया। नियम यही थे, भले ही यह अन्यायपूर्ण लगता था, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है। 5 मुकाबलों में से झांग लाओशी ने 2 जीत और 1 ड्रॉ हासिल किया था, इसलिए अब सारा दबाव लू लाओशी पर है। अगर लू लाओशी अगला मैच हार जाते हैं तो 5वें मैच की कोई जरूरत नहीं रहेगी।
दूसरी ओर यदि लू लाओशी शेष 2 मैच जीत जाते हैं तो शिक्षक मूल्यांकन में बराबरी हो जाएगी। दोनों पक्षों की गरिमा को देखते हुए ये सर्वोत्तम संभव परिणाम होगा। ऐसा सोचते ही भीड़ की निगाहें तुरंत लू शुन पर टिक गईं। वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वह आगे किसे मैदान में उतारेगा। मैं अब और हार नहीं सकती। मैंने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ये शिक्षक मूल्यांकन शुरू किया था, और अगर मैं एक और दौर हार गई तो भविष्य में किसी से भी मिलने में मुझे बहुत शर्म आएगी। लू शुन ने अपने दांत पीस लिए। चूंकि भीड़ मौजूदा स्थिति को समझने में सक्षम थी, इसलिए ये स्वाभाविक था कि लू शुन भी इसे समझ जाएगा। अगर वह हार जाता है तो न केवल वह अपनी उस प्रतिष्ठा को खो देगा जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था, बल्कि वह हंसी का पात्र भी बन सकता है। जू होंग एक बार झाओया से हार चुका था। भले ही उसकी साधना में सुधार हुआ हो, फिर भी उस घटना का आघात उसके मन में रह सकता है। अगर मैं उसे भेजता हूं तो मैं उसकी जीत की गारंटी नहीं दे सकता। मुझे बाई चाओ को भेजना चाहिए। वह मुक्केबाजी की तकनीकों में माहिर है और उसके लिए लियू यांग से निपटना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। मन बना लेने के बाद लू शुन ने इशारा किया। बाई चाओ भीड़ से अलग खड़ा था और बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े की ओर बढ़ा। यह मेरी बारी है। बाई चाओ को मंच पर आते देख लियू यांग हल्के से मुस्कुराया। झांग जुबान कुछ कह पाता उससे पहले ही वह अपने प्रतिद्वंदी का सामना करने के लिए रिंग में उतर चुका था। अध्याय 218 मुक्केबाजी स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। वीआईपी सीटों पर बैठे वांग चाओ और एल्डर होंग हाओ एक दूसरे को निहार रहे थे। बाई चाओ मुक्केबाजी की तकनीक में माहिर है। लियू यांग उसके लिए प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए। वांग चाओ हिचकिचाया। हालांकि उसने ऐसे शब्द कहे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं था। पिछले कुछ मैचों में उसने घमंड से घोषणा की थी कि लू शुन के छात्र जीतेंगे, लेकिन अंत में उन सभी को दुखद रूप से हार का सामना करना पड़ा। वांग चाओ की समझ के अनुसार बाई चाओ को आसानी से जीत जाना चाहिए था, लेकिन झांग जुबान के छात्र बिल्कुल समझ से परे थे। उनकी पिछली सभी भविष्यवाणियां गलत साबित हो चुकी थी और उनका सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसे जीतना चाहिए। एल्डर होंग हाओ भी निराश थे। वह झांग लाओशी को सबके सामने अपमानित होते और अपनी सारी इज्जत खोते देखना चाहता था, लेकिन जैसा दिख रहा है अब उसे और अपमानित करना नामुमकिन है। इस समय वह बस अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश कर सकता है। बाई चाओ जरा भी संकोच मत करो। एक बार मैच शुरू हो जाए तो अपनी सबसे ताकतवर मुक्केबाजी तकनीक का इस्तेमाल करो। दूसरे पक्ष को फायदा उठाने का कोई मौका मत दो। दांत पीसते हुए वांग चाओ ने बाई चाओ को चिल्लाकर कहा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर यह मैच हार में समाप्त हुआ तो फाइनल मैच नहीं होगा। इसलिए अब उनके पास एकमात्र विकल्प यही है कि वे अपनी सारी उम्मीदें और आशाएं बाई चाओ पर टिका दें और आशा करें कि वह उन्हें निराश नहीं करेगा। बाई चाओ मुक्केबाजी की तकनीकों में माहिर है और उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह शुरुआत से ही अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करे और अपने प्रतिद्वंद्वी को शीघ्रता से हरा दे। अन्यथा वह बड़ी उम्मीदों के साथ प्रवेश तो करेगा, लेकिन घोर निराशा के साथ वापस लौटेगा और उसके अच्छे दोस्त को तीनों गुरुओं को प्रभावित करने और उनका शिष्य बनने का सारा मौका खोना पड़ेगा। ओह, बाई चाओ ने सिर हिलाया और तिरछी निगाहों से लियू यांग को घूरने लगा। उन्होंने पिछले द्वंद्वों की घटनाओं को स्पष्ट रूप से देखा था। वह समझते थे कि भले ही झांग लाओशी के छात्रों की साधना का स्तर उच्च न हो, लेकिन उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। उसे जरा भी संकोच नहीं दिखाना चाहिए, अन्यथा इतिहास स्वयं को दोहराता रहेगा। वंश प्रमुख वांग होंग, क्या आपको लगता है कि बाई चाओ जीत सकता है? दर्शक दीर्घा में बैठे कबीले के मुखिया बाई मिंग ने वांग होंग की ओर एक नजर डाली। शक्तिशाली कुलों के मुखिया और टोनबक्सुआन क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के नाते उनके शब्द आधिकारिक थे। मुझे ऐसा नहीं लगता। झांग लाओशी पहले ही 2 जीत और 1 ड्रॉ हासिल कर चुके हैं और इससे बाई चाओ के मनोबल पर काफी असर पड़ना चाहिए। जब तक लियू यांग का प्रदर्शन खराब नहीं होता तब तक उनके जीतने की संभावना कम है। वांग होंग ने अपना सिर हिलाया। शिक्षक मूल्यांकन आधे से अधिक पूरा हो चुका था और इस दौरान लू लाओशी के छात्रों को लगातार करारी हार का सामना करना पड़ रहा था। उनके लिए वापसी करना और जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा उनकी अपनी बेटी झांग लाओशी के मार्गदर्शन में थी, इसलिए वे झांग जुबान द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों की भयावहता को समझते थे। अन्यथा उनकी वह नासमझ बेटी एक लात से फाइटर 3 दान डू लेई को इतनी आसानी से कैसे उड़ा सकती थी? अगर वह भी इतनी शक्तिशाली बन सकती है तो लियू यांग का कमजोर होना असंभव होगा। मेरा विचार आपसे अलग है, बाई मिंग ने अपनी आंखों में तीखी चमक के साथ कहा। ओह, वांग होंग ने उत्सुकता से उधर देखा। ये बाई चाओ मेरे बाई कुल का सदस्य है। हालांकि वह एक दूर के शाखा परिवार से है, इसलिए मैंने उसके बारे में कभी सुना नहीं था। मैंने अभी कुछ देर पहले अपने कुल के कुछ सदस्यों से उसके बारे में जानकारी ली और पता चला कि वह इस्पात कवच कला का अभ्यास करता है। हालांकि वह खुद बोल रहा था, फिर भी कबीले के मुखिया बाई मिंग की आवाज में अविश्वास की झलक साफ सुनाई दे रही थी। स्टील आर्मर आर्ट, क्या ये हो सकता है? एक पल के लिए कबीले के मुखिया वांग होंग असमंजस में पड़ गए। फिर अचानक उनकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये वही साधना तकनीक है जिसका अभ्यास इस्पात कवचधारी बुजुर्ग करते हैं? क्या यह एक लुप्त कला नहीं है? आपके कबीले के सदस्य को इसके बारे में कैसे पता चला? स्टील आर्मर आर्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन स्टील आर्मर एल्डर एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। यहाँ तक कि युवा पीढ़ी के कई लोगों ने भी उनके बारे में सुना था। वह 70 साल पहले का एक कुख्यात डाकू था। लूटपाट से लेकर नरसंहार तक ऐसा कोई अपराध नहीं था जो उसने न किया हो। इतना ही नहीं, वह त्यानिक्सुआन साम्राज्य के पूरे इतिहास में शीर्ष श्रेणी के विशेषज्ञों में से एक था और आज भी उसका नाम सुनकर लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता है। उसके अहंकारपूर्ण व्यवहार के कारण राजमहल और आम जनता दोनों ने उसे पद से हटाने के लिए बार बार प्रयास किए। हालांकि ये सभी प्रयास विफल रहे। ये कहा जा सकता है कि जो लोग उसके पीछे गए वे कभी वापस नहीं लौटे। अंततः एक ऐसा अवसर आया जब उसके ठिकाने का पता चल गया और 1 दर्जन विशेषज्ञों ने उसे एक घाटी में घेर लिया। उसकी असाधारण शक्ति से अवगत होने के कारण उनमें से कोई भी उसके पास नहीं गया, बल्कि उन्होंने दूर से ही धनुषों से उस पर हमला किया। लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी त्वचा पर जानवरों की खाल जैसी एक परत थी, जिसके कारण उनके द्वारा चलाए गए सभी तीर उससे टकराकर वापस उछल गए।
यानी तीर उसे कोई नुकसान पहुंचाने में असमर्थ रहे। कोई चारा न होने पर उनके पास उससे आमने सामने की लड़ाई लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन उसके शरीर पर मौजूद शल्कों की परत अभेद्य प्रतीत होती थी, तलवारें और कृपाण भी उसे भेद नहीं पा रहे थे। उस लड़ाई से खून की नदी बह निकली और मानो आकाश शोक में डूब गया हो। अंततः न्याय की जीत हुई, फिर भी उस दिन 30 से अधिक टुनबक्सुआन क्षेत्र के विशेषज्ञ शहीद हो गए। इससे त्यानिक्सुआन साम्राज्य की राष्ट्रीय शक्ति में भारी गिरावट आई और इस आघात से उबरने में उन्हें कई दशक लग गए। अफवाहों के अनुसार जिस तकनीक की मदद से स्टील आर्मर एल्डर अपने पूरे शरीर पर शल्क उत्पन्न कर सकता था, उसे स्टील आर्मर आर्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन 70 साल पहले जब स्टील आर्मर एल्डर की मृत्यु हुई तो ये कला उनके साथ ही लुप्त हो जानी चाहिए थी। इसलिए वान होंग इस बात से हैरान था कि बाई चाओ ने ये कला कैसे सीख ली। ये सच है कि इस्पात कवच कला लुप्त हो गई थी और बाई चाओ द्वारा विकसित तकनीक असली इस्पात कवच कला नहीं है। बाई चाओ ने शांत भाव से कहा। तो फिर कबीले के मुखिया वान होंग ने पलकें झपकाईं। स्टील आर्मर आर्ट का अभ्यास करने के बाद पूरे शरीर पर शल्क दिखाई देने लगते हैं जो अजय सुरक्षा प्रदान करते हैं। वहीं बाई चाओ की तकनीक इन शल्कों को केवल उसकी मुट्ठी तक सीमित रखती है। यानी जब वह इस अभ्यास तकनीक को सक्रिय करता है तो उसकी मुट्ठी स्टील की तरह सख्त हो जाती है, जिससे वह किसी हथियार से कम नहीं रह जाती। कुल प्रमुख बाइमिंग ने अपने ज्ञान के आधार पर बाई चाओ की जीत का कारण बताते हुए कहा, लियू यांग का दाहिना हाथ घायल है और इस व्यक्ति की मुक्केबाजी की क्षमता बेजोड़ है। इसके अलावा उसकी ताकत लियू यांग से कहीं अधिक है। ऐसे में लियू यांग कैसे जीत सकता है? अगर बाई चाओ जिस तकनीक का अभ्यास कर रहा है वह वास्तव में इस्पात कवच कला है तो लियू यांग के लिए जीतना वाकई मुश्किल होगा। कुल प्रमुख वान होंग का चेहरा लाल हो गया। जो लोग इतिहास के इस काले अध्याय से परिचित हैं और जानते हैं कि स्टील आर्मर एल्डर कितना शक्तिशाली था, वे ये भी जानते होंगे कि स्टील आर्मर आर्ट कितनी भयावह है। ये कला मनुष्य की सीमाओं को भी पार कर जाती है और व्यक्ति को एक खूंखार जानवर जैसी ताकत और रक्षात्मक क्षमता प्रदान करती है। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि लियू यांग घायल है, भले ही वह घायल न हो, उसके लिए उस स्तर के हमलों का सामना करना कैसे संभव है? दरअसल जब तक लियू यांग उससे सीधे भिड़ने की मूर्खता नहीं करता और इसके बजाय अपने प्रतिद्वंद्वी से बचकर निकलता है, तब तक शायद उसे इतनी बुरी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद कबीले के मुखिया वान होंग ने कहा, हालांकि दूसरे पक्ष के मुक्केबाज अविश्वसनीय हैं, लेकिन उनमें भी अपनी कुछ कमियां हैं। अन्य क्षेत्रों में उसकी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमता कमजोर है। ऐसे में जब तक लियू यांग उससे सीधे मुकाबला नहीं करता और प्रतिद्वंद्वी के चारों ओर घूमकर समय समय पर उसके शरीर पर वार करता रहता है, तब तक उसकी हार जरूरी नहीं है। उम्मीद है ऐसा ही हो। मुझे बस इस बात की चिंता है कि लियू यांग को इस बारे में पता न हो और वह बाई चाओ की चाल में फंस जाए। कबीले के मुखिया बाइमिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि बाई चाओ उसके कबीले का सदस्य है, लेकिन वह उससे वास्तव में करीबी रिश्ता नहीं रखता। इसके विपरीत वह वैद्य झांग जुवान की जीत की कामना करता था। कुल प्रमुख वान होंग कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने द्वंद्व युद्ध के अखाड़े में दो युवकों के बीच हो रही बातचीत सुनी। लियू यांग, मुझे पता है कि तुम्हारी दाहिनी भुजा की नसें क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन वांग यंग की तरह झांग लाओशी ने भी इसका इलाज कर दिया होगा, है ना? बाई चाओ ने पूछा। जी हाँ, झांग लाओशी ने मेरी समस्या को पहचान लिया और खुद औषधालय जाकर मेरे लिए मेरिडियन कायाकल्प की गोली मंगवाई। इस समय मेरा दाहिना हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। लियू यांग ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर अपने शिक्षक के प्रति आदर और गर्व स्पष्ट रूप से झलक रहा था। झांग लाओशी जैसे नेक इंसान ही अपने छात्रों के लिए इतना कुछ करेंगे, भले ही उन्हें बदले में बहुत कम मिले। चूंकि तुम्हारा हाथ ठीक हो चुका है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। चलो सीधे सारे दांव पेच और वार पलटवार बंद करते हैं। जो भी वार सह नहीं पाएगा वही हारेगा। बाई चाओ ने ठंडे लहजे में कहा। कहीं तुम ऐसा करने की हिम्मत तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हारे हाथ का इलाज ही न किया हो और तुमने जो कुछ भी कहा है वह सिर्फ शेखी बघाना हो। तो चलो हम आपस में भिड़ते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? दूसरे पक्ष द्वारा झांग लाओशी पर संदेह जताए जाने पर लियू यांग क्रोधित हो गया। वो मूर्ख अपनी चिंताओं को धीरे धीरे हकीकत में बदलते हुए देखकर कि लियू यांग बाई चाओ की चाल में फंस गया, वान होंग का चेहरा तुरंत ही भयानक हो गया। दूसरी तरफ वाला पक्ष इस्पात कवच कला का अभ्यास करता है और सीधे प्रहार करने के लिए सहमत होता है। क्या यह आत्मघाती नहीं है? झांग लाओशी को बता दो कि बाई चाओ इस्पात कवच कला का अभ्यास करता है और उसकी मुट्ठी इस्पात की तरह कठोर है और किसी भी हालत में लियू यांग को उससे भिड़ने न दें। उसने जल्दबाजी में अपने पीछे खड़े एक गार्ड को निर्देश दिया। गार्ड ने सिर हिलाया और झांग जुवान को मामले की जानकारी देने के लिए जल्दी से उसके पास गया। झांग लाओशी, मैंने इस्पात कवच कला के बारे में सुना है। कहा जाता है कि यह इस्पात कवच के गुरुओं की गुप्त कला है। इस्पात कवच वाले जानवर के खून में हाथों को भिगोने से समय बीतने के साथ साथ हाथ इस्पात की तरह कठोर हो जाते हैं। हालांकि इससे हाथों की लचीलापन और स्पर्श की भावना खत्म हो जाती है। झाओया को इस्पात कवच कला के बारे में काफी जानकारी प्रतीत होती थी और उसने झांग जुवान को इसके बारे में समझाया। स्टील जितना कठोर, ऐसा करने और स्टील का दस्ताना पहनने में क्या अंतर है? झांग जुबान अवाक रह गई। साधना अपने आप में जीवन का एक विकास है। व्यक्ति जितना मजबूत होता जाता है उसे उतने ही मजबूत विरोधियों का सामना करना पड़ता है और उसे उतना ही अधिक फुर्तीला होना पड़ता है। फिर भी इस व्यक्ति ने अपने हाथों को लोहे की तरह मजबूत बना लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी स्पर्श इंद्रिय नष्ट हो गई। साधना की तकनीक कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह एक घातक कमजोरी है। इस तरह की विकृत साधना तकनीक बनाने के लिए व्यक्ति को कितना विकृत होना पड़ता है। झांग लाओशी, हमारे कुल प्रमुख ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं आपको बताऊं कि आप हर कीमत पर लियू यांग को बाई चाओ से भिड़ने से रोकें। ये देखकर कि दोनों अभी भी स्टील आर्मर आर्ट पर चर्चा करने के मूड में थे, गार्ड घबरा गया और जल्दी से बीच में बोल पड़ा। उसे बाई चाओ से लड़ने से क्यों रोकूं? क्यों? झांग जुबान ने हैरानी से पूछा। मुझे लगता है कि लियू यांग का मान जाना अच्छा ही हुआ। चाहे कुछ भी हो, बाई चाओ एक फाइटर 3 दान साधक है और उसकी जहन की शक्ति के कारण चाहे उसकी प्रतिक्रिया गति हो या फुर्ती, वह लियू यांग से कहीं बेहतर है। भले ही वह लियू यांग को हरा ना पाए, लेकिन उसके हमलों से आसानी से बच सकता है।
अगर ऐसा हुआ तो लड़ाई एक दिन से भी ज्यादा चल सकती है। इस तरह से लड़ने से लियू यान की कमजोरियों की भरपाई हो सकती है, तो मैं उसे क्यों रोकूं? ये बिल्कुल युआन ताओ और कोंग जी के बीच हुए युद्ध जैसा था। यह एक अटल सत्य था कि लियू यांग और अन्य लोगों की साधना शक्ति उनके प्रतिद्वंद्वियों से कम थी। यदि उनके प्रतिद्वंद्वी बचाव का रास्ता अपनाते तो वे सचमुच मुश्किल में पड़ जाते। चूंकि बाई चाओ ने लियू यांग से सीधे मुकाबला करने का फैसला कर लिया था, इसलिए झांग जुबान के असहमत होने का कोई कारण नहीं था। यह गार्ड का दिमाग खराब होने ही वाला था। समस्या यह नहीं है, ठीक है? क्या मैंने इसे आपके लिए स्पष्ट रूप से नहीं समझाया है? दूसरी पार्टी जिस साधना तकनीक का अभ्यास करती है वह है इस्पात कवच कला, यानी ऐसी मुठ्ठियां जो इस्पात को भी टक्कर दे सकती हैं। मुठ्ठियों की सीधी लड़ाई में लियू यांग की जीत असंभव है। वह झांग जुबान को समझाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र द्वंद्व युद्ध के मंच पर पड़ी और उसने दो लोगों को इधर उधर घूमते देखा। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। झांग जुबान के लिए हस्तक्षेप करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। ... चूंकि आप इसके लिए सहमत हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखकर कि लियू यांग उसकी चाल में फंस गया है, बाई चाओ उत्तेजित होकर दहाड़ा, आगे बढ़ा और उसकी ओर मुक्का मारा। बूम! उसकी मुट्ठी की ताकत से हवा दब गई, जिससे एक ध्वनि विस्फोट हुआ। किंवदंतियों के अनुसार उसकी मुट्ठी की सतह पर छोटे छोटे शल्क दिखाई दे रहे थे और वह मुट्ठी किसी मनुष्य की नहीं बल्कि किसी खूंखार जानवर की लग रही थी, जिससे एक विचित्र रूप से डरावनी आभा निकल रही थी। अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे सीधे मुकाबला करने का फैसला किया। लियू यांग ने अपनी बाहें उठाईं और बाई चाओ के प्रहार का सामना अपनी मुट्ठी से किया। ... उसका तो बुरा हाल होगा। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके द्वारा भेजा गया गार्ड उन दोनों के बीच की झड़प को रोकने में नाकाम रहेगा। कबीले के मुखिया वान हॉन का चेहरा पीला पड़ गया और उनका शरीर इधर उधर डगमगाने लगा। एक इंसान की मुट्ठी एक खूंखार जानवर की मुट्ठी का मुकाबला कैसे कर सकती है? इसके अलावा लियू यांग की साधना का स्तर बाई चाओ की साधना के स्तर से कहीं कम है। वान हॉन ने आह भरी और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह लियू यांग को अपनी बांह तोड़ते और दुखद हार में गिरते हुए नहीं देखना चाहता था। लेकिन उसी क्षण उसने कबीले के मुखिया बाई मिंग की तेज सांसें और उनकी अचानक चीख सुनी। यह अध्याय 219। क्या आप हमारी चुनौती स्वीकार करने का साहस रखते हैं? स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। हम कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए कबीले के मुखिया वान हॉन ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखा। महज एक नज़र पड़ते ही उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह लगभग बेहोश हो गया। क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया है? द्वंद्वयुद्ध के मंच पर लियू यांग की मुट्ठी उठी हुई थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वहीं दूसरी ओर लोहे की मुट्ठी के मालिक बाई चाओ जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था। इस समय उसकी बाह में फ्रैक्चर हो चुका था और उसकी उंगलियां मुड़ी हुई ब्रेडस्टिक की तरह मुड़ी हुई थीं, मानो उनका सामना किसी अदम्य शक्ति से हुआ हो। क्या तुम इस्पात कवच कला का अभ्यास नहीं करते? तुम इतने कमजोर क्यों हो? अपनी मुट्ठी पीछे खींचते हुए लियू यांग ने बाई चाओ को आश्चर्य से देखा। क्योंकि झाओ या शिक्षक मूल्यांकन में भाग लेने वाला था, इसलिए याओ हान ने पहले से ही उनके प्रतिद्वंद्वियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया और उसे इस व्यक्ति की इस्पात कवच कला और अपनी मुट्ठियों को एक खूंखार जानवर के पंजों में बदलने की क्षमता के बारे में बताया। तुम्हें पता था? बाई चाओ का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे लगा कि उसकी उकसाहट के कारण दुश्मन ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है, लेकिन असल में दूसरे पक्ष को पहले से ही पता था। मूर्ख तो वह खुद था जो बिना कुछ जाने ही उसके सामने खड़ा हो गया। बिल्कुल जानता हूँ। लियू यांग ने सिर हिलाया। फिर एक अजीब से भाव के साथ उसने पूछा, क्या तुम्हारी इस्पात कवच कला इतनी प्रभावशाली नहीं है कि इस्पात को भी भेद सकती है? फिर भी यह इतनी कमजोर क्यों है? कमजोर? बाई चाओ की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कमजोर नहीं हूँ, तुम मजबूत हो, ठीक है। ये सच है कि मैं धातु को मुक्का मारकर तोड़ सकता हूँ, लेकिन ये तो आधी ताकत है। तुम्हारी मुट्ठी की ताकत को देखते हुए तुम शायद 2 से 3 धातु को आसानी से तोड़ सकते हो। 1 कुन = 3.33 सेमी। मैं समझ गया, तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है ना? चलो एक बार फिर से मुक्केबाजी करते हैं। कुछ देर सोचने के बाद लियू यांग की आंखें चमक उठीं। हालांकि वह जानता था कि स्वर्गपथ की मुक्केबाजी कला कोई साधारण कौशल नहीं है, लेकिन अकेले अभ्यास करने के कारण उसे इस तकनीक की असल भयावहता का अंदाजा नहीं था। यहाँ तक कि झेंग यांग और अन्य लोगों के साथ अभ्यास करते समय भी उन्हें चोट पहुंचाने के डर से वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से हिचकता था। उन्हें मुक्केबाजी के विशेषज्ञ से मिलने का मौका हर रोज नहीं मिलता, तो वे इस अवसर को इतनी आसानी से हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं? इसके अलावा वह इस बात से अभी भी बहुत गुस्से में था कि दूसरे पक्ष ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। क्या तुम मुझे अपाहिज करना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे ये सारे विचार तुम्हारे दिमाग से निकाल दूंगा। नहीं, मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। बाई चाओ कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने देखा कि उसके सामने खड़े युवक ने अपनी बाईं मुट्ठी कसी और उसे जोरदार तरीके से उस पर दे मारा। कच्चा, उनका बायां हाथ भी टूट गया। वो बाई चाओ के मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। भाई, इस्पात कवच कला की शक्ति केवल मेरे दाहिने हाथ में है, मेरा बायां हाथ तो बस एक साधारण हाथ है। इसके अलावा मैंने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, तुमने मुझ पर मुक्का क्यों मारा? असहनीय दर्द ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। क्रोधित होकर उसने दूसरे पक्ष को कोसने के लिए मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता उसके सामने खड़े युवक की आवाज फिर सुनाई दी। अरे, क्या ये संभव है कि तुमने भी इस्पात कवच कला को अपने सिर तक पहुंचा लिया हो? चलो मैं भी कोशिश करता हूँ। सकना। ये शब्द सुनकर बाई चाओ के मुंह से खून की एक उल्टी निकल गई। हड्डी का फ्रैक्चर तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर मेरे दिमाग में छेद हो जाए तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। मैं इसका अभ्यास दिमाग से नहीं करता। रेफरी, मैं हार स्वीकार करता हूँ, मैं हार स्वीकार करता हूँ। इस डर से कि सामने वाला सचमुच उसके सिर पर ही अपना सिद्धांत आजमा देगा, बाई चाओ तुरंत पीछे हट गया और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। काश उसके माता पिता ने उसे एक और मुंह दिया होता तो वह और भी जोर से चिल्लाता। हार स्वीकाराना। रेफरी शिक्षक तुरंत आगे बढ़े। हाँ, बाई चाओ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। आप पहले ही 2 राउंड हार चुके हैं।
अगर आप एक और राउंड हार गए तो ये पूरे शिक्षक मूल्यांकन को खोने के बराबर होगा। रेफरी शिक्षक ने कहा। मैं समझ गया, मैं हार स्वीकार करता हूँ, बाई चाओ ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। उसकी मृत्यु से तो हानि कहीं बेहतर थी। ठीक है। उनकी बात सुनकर रेफरी शिक्षक को शिक्षक मूल्यांकन का नतीजा पता चल गया। उन्होंने सिर हिलाते हुए घोषणा की, बाई चाओ ने हार स्वीकार की। शिक्षक मूल्यांकन समाप्त होता है और झांग जुवान लाओशी विजेता हैं। झांग लाओशी जीत गया। अविश्वसनीय, उनके छात्र सचमुच अविश्वसनीय हैं। बिल्कुल सही, युआन ताओ को छोड़कर उनमें से हर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जेंग यांग की भला चलाने की कला, वांग यांग की चाल और टांगों की तकनीक और जेंग यांग के मुके, ये सभी बेहद खतरनाक हैं। हमारी ही तरह वे सभी नए छात्र हैं। उनकी इतनी शक्ति का कारण निश्चित रूप से झांग लाओशी का मार्गदर्शन ही होगा। ओह, टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद मैं निश्चित रूप से उन्हें अपना शिक्षक मानूंगा। मेरा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रेफरी शिक्षक द्वारा परिणाम की घोषणा सुनते ही भीड़ में हंगामा मच गया। याओहान की पिछली मेहनत के कारण झांग जुवान की प्रतिष्ठा धीरे धीरे सुधर रही थी। अब अपने सामने का दृश्य देखकर सभी छात्रों के चेहरे घबराहट से लाल हो गए थे। अकादमी में आने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक अच्छा शिक्षक ढूंढना है। झांग जुवान लाओशी ने लू जुन लाओशी को उनकी आंखों के सामने ही पूरी तरह से हरा दिया था। उनकी शिक्षण क्षमताएं कितनी अद्भुत हैं। कई छात्रों ने एक ही निर्णय लिया था, और वह ये था कि फ्रेशमैन टूर्नामेंट समाप्त होते ही वे झांग लाओशी के मार्गदर्शन में आ जाएंगे। वो जीत गया। बस यूं ही, जहां छात्र उत्साह से भरे हुए थे वहीं दर्शक दीर्घा में बैठी शेनबीरू अविश्वास से अपनी आंखें झपका रही थी। अकादमी में प्रवेश करने के बाद से ही उसने लूशुन को अपना लक्ष्य मान लिया था और हमेशा सोचती रहती थी कि वह उसे कैसे पीछे छोड़ सकती है। लेकिन इससे पहले कि वह सफल हो पाती, एक बदनाम साथी ने उसे पहले ही उसे हरा दिया। ये लूशुन है। इसके अलावा उनके सभी छात्र जेन की स्तर तक पहुंच चुके हैं। शेनबीरू, तुम्हारी नज़रें वाकई कमाल की हैं। अभी तो मुझे भी इस झांग लाओशी में थोड़ी दिलचस्पी महसूस हो रही है। हान की ओंग की मनमोहक आंखों में एक चमक कौंध गई। अपनी हैसियत संभालो, दिलचस्पी दिखाने का तुम्हारा क्या मतलब है? अपनी जिगरी दोस्त की ये बातें सुनकर शेनबीरू ने भौहें चढ़ा लीं। इसका मतलब बिल्कुल यही है, मुझे उसमें दिलचस्पी है। मान लीजिए, अगर मैं आधी रात को इस झांग लाओशी से सलाह लेने जाऊं, तो क्या आपको लगता है कि वह मुझे अंदर आने देगा? हान की ओंग ने मोहक अंदाज में हंसते हुए कहा। मुझे लगता है वो तुम्हें पीट पीट कर मार डालेगा। अपनी सगी सहेली को मन ही मन बेशर्मी से कोसते हुए शेनबीरू ने गुस्से से नाक से कुड़ी। सच कहूं तो अपनी इस घनिष्ठ मित्र के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। एक शिक्षिका होने के नाते वह वास्तव में ऐसे शब्द कह सकती थी। परामर्श, सुबह परामर्श क्यों नहीं कर सकते? रात में ही क्यों करना पड़ता है? हे, मुझे लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम ही मुझे पीट पीट कर मार डालोगे। हान की ओंग मुस्कुराया। बस इसी तरह दोनों महिलाएं दर्शक दीर्घा के ठीक बीच में झगड़ती रहीं। क्या तुमने देखा? लियू लिंग ने बाकी दोनों पर एक नज़र डाली। ओह, लूशुन के छात्र इस प्रतियोगिता को महज एक काम की तरह ले रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जीतते हैं या हारते हैं। जब तक उन्हें चोट नहीं लगती तब तक सब ठीक है। जून शियान की आंखों में ज्ञान की चमक थी जब उन्होंने अपना निष्कर्ष बताया। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनके और उनके छात्रों के बीच का संबंध केवल एक सौदे के स्तर का था। भले ही उन्होंने छात्रों की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की थी, लेकिन उनकी नज़र में यह महज एक बराबरी का लेन देन था। बिल्कुल सही, अपने छात्रों की क्षमताओं को बढ़ाने के उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने छात्रों का स्नेह अर्जित करने में असमर्थ हैं। झेंगफी ने अपना सिर हिलाया। मास्टर शिक्षक संभावित प्रशिक्षुओं में केवल प्रतिभा और शिक्षण मानकों की ही तलाश नहीं करते, बल्कि वे अपने छात्रों के मन में उनके प्रति मौजूद स्नेह पर भी विशेष ध्यान देते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक जूहोन का प्रदर्शन नहीं देखा था, लेकिन कोंगजी, मोशियाओ, डू लेई और बाई चाओ के रवैये से वे कुछ गड़बड़ महसूस करने में सक्षम थे। लूशुन का ध्यान मुख्य रूप से परिणामों और शिक्षक मूल्यांकन जीतने पर केंद्रित था, जिसके कारण उन्होंने अपने छात्रों की भावनाओं की उपेक्षा की। ये सच था कि इस तरह के ध्यान से उनकी साधना में कम से कम समय में बहुत अधिक वृद्धि होगी, और लूशुन अपने छात्रों को जेन की स्तर के साधक बनाने में सफल भी हुए, लेकिन वे उनका विश्वास और सम्मान जीतने में असफल रहे। आखिरकार कौन ऐसे व्यक्ति का सम्मान करेगा जो उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करता है? झांग जुबान के छात्र अलग हैं। वे वास्तव में उनसे प्यार करते हैं और उनके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। लियू लिंग ने अपने दोनों दोस्तों के विचारों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। सिर्फ इस प्रतियोगिता के माध्यम से शायद उन्हें इतना कुछ पता नहीं चल पाता। हालांकि पिछले कुछ दिनों की झांक ने उन्हें झांग जुबान और उनके छात्रों के बीच के रिश्ते की गहरी समझ प्रदान की है। झाओ या वांगयंग और अन्य लोग केवल शौक के लिए या अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साधना नहीं करते, बल्कि अपने दिल में बसे एक साझा लक्ष्य के लिए साधना करते हैं। और इसका उद्देश्य झांग लाओशी को सम्मान दिलाना है, उन्हें वह प्रतिष्ठा दिलाना है जिसके वे हकदार हैं। वे ये सब अपने शिक्षक के हित में कर रहे हैं, न कि अपने स्वयं के लाभ के लिए। यद्यपि दोनों पक्षों के छात्र अपनी क्षमताओं को निखारने और विकसित करने में लगे थे, एक गुट किसी कार्य को पूरा करने के बारे में सोच रहा था, जबकि दूसरा गुट अपने शिक्षक को गौरवान्वित करने के बारे में सोच रहा था ताकि वे उन पर गर्व कर सकें। उनकी प्रेरणाओं में एक अपूरणीय अंतर था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने यांगशी का ध्यान आकर्षित किया। ये झांग लाओशी सचमुच एक महान गुरु बनने के लिए ही बना है। शायद जल्द ही वह हमारे बराबर का दर्जा हासिल कर लेगा, लियू लिंग ने विस्मय से कहा। वास्तव में बाकी दोनों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। बहुत खूब। तीनों अभी अपनी हार्दिक भावनाओं को व्यक्त करना ही शुरू करने वाले थे कि तभी द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े के किनारे स्थित लूशुन खड़ा हो गया। शिक्षक मूल्यांकन में हार झेलने के बाद उसके पास दो विकल्प थे। या तो वह सार्वजनिक रूप से झांग जुबान से माफी मांग ले और उनके बीच पहले से तय शर्त के अनुसार उसे मुआवजा दे दे, या फिर वह अकादमी को हमेशा के लिए छोड़ दे। आपको क्या लगता है लू लाओशी क्या चुनेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उसके माफी मांगने की संभावना अधिक है। हारना तो आम बात है, कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वह पूरी जिंदगी जीतता रहेगा।
सचमुच हारना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वह सचमुच अकादमी छोड़ देता है तो चाहे वह अभी कितना भी शानदार स्टार शिक्षक क्यों न हो, अपनी जड़ों से अलग होने के बाद वह दुर्भाग्य में पड़ जाएगा। भीड़ दबी आवाज में बोल रही थी। शिक्षक मूल्यांकन हुए काफी समय हो गया था। इसे शुरू करने वाले लू शुन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस समय उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। हर कोई ये देखना चाहता था कि वह कैसे चुनाव करेगा। झांग जुबान से माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि अगर वह अकादमी छोड़ने का फैसला करता है तो ये शर्मनाक होगा। केवल छात्रों के साथ ही कोई व्यक्ति शिक्षक कहला सकता है। अकादमी छोड़ने और अपने छात्रों को खोने के बाद वह खुद को शिक्षक कैसे कह सकता है। इसके अलावा अगर वह बाद वाला विकल्प चुनता है तो हॉन्टियन अकादमी छोड़ने और शिक्षक मूल्यांकन में असफल होने के रिकॉर्ड को देखते हुए यह संभावना नहीं थी कि कोई अन्य अकादमी उसे स्वीकार करेगी। झांग हुआन लाओशी द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े के केंद्र में कदम रखते हुए लूजुन ने अपनी आस्तीनें झटकी और सीधे खड़े हो गए। झांग जुबान ने एक नज़र डाली। मैं शिक्षक मूल्यांकन में हार गया। मैं मानता हूं कि आप अपने छात्रों का मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं, लेकिन इस दुनिया में ताकत ही सर्वोपरि है। आप शिक्षण में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर्याप्त योग्यता के बिना आप टिक नहीं पाएंगे। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। लू शुन ने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उनके चमकते हुए स्पर्श बिंदुओं ने पिक्स्यू क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में उनकी असाधारण साधना का प्रदर्शन किया। उसी समय उनकी शक्तिशाली आवाज आकाश में गूंज उठी। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? इतनी मेहनत और इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद उसे इतनी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उसके स्वाभिमान ने उसे होंगटियन अकादमी में रहने की अनुमति नहीं दी। लेकिन जाने से पहले वह झांग जुबान को सबक सिखाना चाहता था। वह चाहता था कि झांग जुबान समझ जाए कि बाकी सब कुछ नकली है, केवल ताकत ही सर्वोपरि है। क्या आप मुझे चुनौती देना चाहते हैं? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष ऐसा फैसला लेगा। झांग जुबान अभी अपनी बात पूरी करने ही वाले थे कि झाओ या आगे बढ़ी और गर्व से झांग जुबान के सामने खड़ी हो गई, मानो कोई देवी नश्वर संसार में अवतरित हुई हो। जो भी मेरे शिक्षक का अपमान करने की हिम्मत करेगा, मैं उससे लड़ूंगा। कौन मेरे साथ है? मुझे लगातार 4 आवाजें सुनाई दी और जेंग यांग, वांग यांग, लियू यांग और युआन ताओ दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। तुमने हमारे गुरु का अपमान किया है। हम पांचों तुम्हें चुनौती देते हैं कि तुम उनकी गरिमा बनाए रखो। लू शुन, क्या तुम हमारी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? उन पांचों की आवाजें बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, जो पूरी अकादमी में गूंजती रहीं। अपने शिक्षक के सम्मान को बनाए रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, क्या यही शिक्षक छात्र संबंध का उच्चतम स्तर है, सम्मान की रक्षा का क्षेत्र? लियू लिंग का शरीर कांप उठा और वह अचानक खड़ी हो गई। अध्याय 220 स्वर्ण पुस्तक का पुनः प्रकट होना। स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। ईमानदार और नेकमान, नैतिक मूल्यों के अनुरूप कर्म। एक शिक्षक में ऐसा चरित्र होना चाहिए, तभी वह अपने छात्रों का सम्मान और प्रशंसा प्राप्त कर सकता है, ताकि छात्र अपने शिक्षक के सम्मान की रक्षा और उनके नाम की रक्षा के लिए हर तरह की कठिनाइयों का सामना करने को तैयार रहें, भले ही इसमें उनकी मृत्यु ही क्यों न शामिल हो। जूंग शियान के होंठ अविश्वास से कांप रहे थे। कहा जाता है कि केवल 4 सितारा गुरु ही इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वह 2 बार वह कहने के बावजूद वह उसके बाद एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसके सामने की स्थिति अत्यंत आश्चर्यजनक थी। ये सभी अलंकृत शब्दों की चमक फीकी कर देने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने इन छात्रों को केवल आधे महीने तक पढ़ाया था और वे 10 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहे। यानी वे अपने छात्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन ही रहे। फिर भी उनके छात्र उनकी इज्जत बचाने को तैयार हैं। कैसे? उन्होंने ये कैसे कर दिखाया? झेंगफी ने मुंह भर लार ली। छात्रों को अपने शिक्षक पर गहरा विश्वास होना चाहिए, तभी वे उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए तैयार होंगे। लगता है हमने इस झांग जुबान लाओशी को बहुत कम आंका है। लियू लिंग ने आह भरी। सचमुच, जब मैंने सुना कि यांगशी ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है तो मुझे बहुत निराशा हुई। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि अगर वह हमें अपना गुरु मान भी ले तो भी हमारे पास उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। जूंग शियान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। किसी दूसरे का शिक्षक बनने और उसे ज्ञान प्रदान करने के लिए स्वयं पर्याप्त ज्ञानी होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपने छात्र से हीन हो तो वह छात्र का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? पहले तो उन्हें लगा कि यांगशी जैसे प्रतिभाशाली छात्र का हाथ लग जाना दुखद है, इसलिए उन्हें कुछ निराशा हुई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि झांग जुबान ने जिन छात्रों को केवल आधे महीने तक पढ़ाया था वे झांग जुबान की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं, तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। अपने छात्रों में इस तरह का विश्वास जगा पाना कि वे अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाएं, यहाँ तक कि गुरु शिक्षकों को भी नहीं लगता था कि वे ऐसा कारनामा कर सकते हैं। उन्हें लगा कि सौभाग्यवश उन्होंने उसे अपना शिष्य नहीं बनाया, अन्यथा शिष्य अपने गुरु से भी कहीं अधिक प्रतिभाशाली था। वे शर्म से मर जाते। तीनों गुरुओं को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तभी दर्शक दीर्घा में हंगामा मच गया। हर कोई अचंभित होकर देख रहा था। किसी शिक्षक को चुनौती देना, यहाँ तक कि उससे ये पूछना कि क्या वह चुनौती स्वीकार करने का साहस रखता है, एक छात्र के प्रति स्पष्ट अनादर है। ये लू शुन के लिए बेहद अपमानजनक था। शिक्षक मूल्यांकन में अपनी प्रतिष्ठा खोने के बाद वह झांग लाओशी को सबक सिखाकर अपना कुछ सम्मान वापस पाना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष के छात्र ने कहा कि वह उनके शिक्षक को चुनौती देने के योग्य नहीं है और वह केवल उनसे द्वंद्व युद्ध कर सकता है। तथापि ऐसा करना रोमांचक तो लग रहा था, लेकिन उनके ये कदम गैर जिम्मेदाराना थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वे तो अकादमी में अभी दाखिल हुए नौसिखिए ही थे। भले ही उन्होंने पिछले कुछ दिनों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली हों, लेकिन उन्होंने अभ्यास केवल आधे महीने ही किया था। अकादमी के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक को चुनौती देना, और वह भी एक प्रतिष्ठित पिक्सू एक क्षेत्र के विशेषज्ञ को, भला वे कैसे जीत सकते थे? झाओया को देखो। भीड़ सोच रही थी कि क्या वे छात्र लू शुन को चुनौती देकर खुद को बहुत ज्यादा खतरे में डाल रहे हैं। तभी अचानक भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। जैसे ही चीख सुनाई दी, सबकी निगाहें तुरंत उस अविश्वसनीय रूप से मनमोहक महिला पर टिक गईं। इस समय उसके शरीर पर व्याप्त आभा ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोई तेज तलवार आकाश को चीर रही हो, और वह आभा पल पल और अधिक शक्तिशाली और तीक्ष्ण होती जा रही थी।
बूम! जैसे जैसे उसके चारों ओर फैली आभा और भी प्रबल होती गई, वैसे वैसे उसका शरीर भी रूपांतरित होता प्रतीत हुआ। वह पहले से कहीं अधिक सुंदर और पवित्र हो गई, मानो कोई देवी हो। वह सफलता की राह पर आगे बढ़ रही है। डांटियन क्षेत्र का शिखर, झैंकी क्षेत्र का शिखर, पिगु क्षेत्र का शिखर। ये कैसे संभव है? कुछ ही सांसों में इतने सारे लोगों को पार करना, किसी की साधना इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अतीत में जानबूझकर अपनी साधना को दबा रखा हो, या उसने जानबूझकर अब तक खुद को सफलता प्राप्त करने से रोक रखा हो और अब एक ही बार में सफलता प्राप्त कर ली हो ताकि वह सबको प्रभावित कर सके? ये संभव है। देखो, वह पहले ही दिंगली लोक में पहुंच चुकी है। मंच पर झाओया को देखकर हर कोई पागल सा महसूस कर रहा था। वह बेतहाशा आगे बढ़ रही थी। ये दृश्य देखकर जूहोंग जमीन पर गिर पड़ा। डर से उसके होंठ पीले पड़ गए। पिछली बार की अपनी बेइज्जती का बदला लेने की उसे पूरी उम्मीद थी, खासकर तब जब वह झेन की स्तर तक पहुंच चुका था। लेकिन अंत में उसे रिंग में उतरने का मौका ही नहीं मिला और इस वजह से वह बेहद नाराज और निराश था। इसलिए वह सोच रहा था कि क्या उसे झाओया और बाकी लोगों को अकेले में मिलकर पीटने का कोई और मौका ढूंढना चाहिए। लेकिन ये दृश्य देखकर उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके विचार कितने बचकाने और हास्यास्पद थे। ये सौभाग्य की बात थी कि उसने उससे मुकाबला नहीं किया, अन्यथा झाओया की ताकत को देखते हुए क्या वह उसे एक ही बार में मांस के ढेर में नहीं बदल देती? बहुत ही भयानक। झांग लाओशी ने ऐसे छात्र का पालन पोषण कैसे किया? उनके छात्रों ने इतनी जल्दी प्रगति कैसे की? अंततः झाओया की प्रगति डिंगली क्षेत्र के शिखर पर आकर रुक गई। उसी समय झाओया एक सच्ची देवी बनने के एक कदम और करीब पहुंच गई। उसकी हर हरकत में असीम सुंदरता और लचीलापन झलकता था, जिससे वह सबका ध्यान आकर्षित करती थी। क्या ये शुद्ध यिन शरीर के जागरण का परिणाम है? नगर प्रमुख झाओ फैंग और बटलर याओ हान ने अनजाने में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और मुट्ठियां भींच लीं। हालांकि वे पहले से ही जानते थे कि झाओया का शरीर ऐसा है और झांग लाओशी ने विशेष रूप से उसके शरीर को जागृत करने के लिए एक अनरेबल यिन पिल तैयार की थी, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह इतना भयानक और शक्तिशाली होगा। कुछ ही क्षणों में अपनी साधना को डांटियन स्तर से डिंगली स्तर के शिखर तक पहुंचाना। शाओया को वाकई एक अच्छा शिक्षक मिल गया है, सदमे से उबरते हुए नगर प्रमुख झाओ फैंग ने कहा। उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि वे एक पिता के रूप में अपने दायित्व को निभाने में विफल रहे हैं, क्योंकि वे अपनी बेटी के शुद्ध यिन शरीर और उस पीड़ा को नहीं समझ पाए जिससे वह गुजर रही थी। अगर झांग लाओशी से मुलाकात न हुई होती तो न केवल उसे साधना में इतनी तेजी से वृद्धि का अनुभव नहीं होता, बल्कि वह अपनी इस अनूठी शारीरिक संरचना से पीड़ित होती जिससे उसकी साधना रुक जाती। मैंने बहुत समय से सुना है कि एक अद्वितीय शारीरिक संरचना को जागृत करने से व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन होता है, जिससे उसकी साधना में जबरदस्त वृद्धि होती है। पहले मुझे लगता था कि यह सब बकवास है, लेकिन अब जो दिख रहा है उससे लगता है ये सच है। नगर स्वामी झाओ, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। भविष्य में हमारा त्यानिक्सुआन राज्य उस पर निर्भर करेगा कि वह उच्च पदों तक पहुंचे। बगल में बैठे सम्राट शेन झुई ने अनजाने में कहा। सम्राट शेन झुई को झाओ फैंग के राजधानी पहुंचने और अपनी बेटी के शुद्ध यिन शरीर के बारे में पता था। शुरू में उन्होंने सोचा था कि वह औसत से थोड़ी अधिक प्रतिभाशाली होगी, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतनी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होगी। महज आधे महीने में ही वह जुक्सी स्तर की प्रथम श्रेणी की फाइटर से डिंगली स्तर की 5वीं श्रेणी की फाइटर बन गई थी। अब तो ये प्रतिभा की बात नहीं रह गई है, इस रफ्तार से तो वह आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ने वाली है। ऐसी प्रतिभाओं के साथ वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बनेगी। शायद भविष्य में त्यानिक्सुआन साम्राज्य समृद्धि के युग की शुरुआत के लिए इस महिला पर निर्भर करेगा। तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो? वहां मौजूद कई लोगों के मन में चल रहे सदमे से अनभिज्ञ ये देखकर कि झांग हुआन के छात्र उसकी चुनौती के रास्ते में खड़े हो गए थे, लूजून के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो वे कुछ भी नहीं कहते। ये कैसी दुविधा है? अगर वह इस मोड़ पर पीछे हट जाता है तो लोग कहेंगे कि वह उनसे डरता है। वहीं दूसरी ओर अगर वह आगे बढ़ता है तो दूसरे सोचेंगे कि वह कमजोरों को धमका रहा है। जीत से उसे कोई सम्मान नहीं मिलेगा और हार से और भी अपमान होगा। उसे इतनी घुटन महसूस हो रही थी कि वह पागल होने की कगार पर था। बिल्कुल सही, भले ही हम आपको हरा न सकें, लेकिन झांग लाओशी के सम्मान के लिए हमें किसी बात का अफसोस नहीं होगा। झाओया और अन्य लोगों ने पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा की। कमजोर दिमाग वाली वांग यंग भी इस मामले से पीछे नहीं हटी। झांग लाओशी उनके दिलों में एक विशेष स्थान रखते थे। पिछले कुछ दिनों में उनके सभी अथक प्रयास उन्हें सम्मान दिलाने के लिए ही थे। आज उनके सम्मान को कुचलने की कोशिश करने वाला अपराधी उनके सामने है। वे उसे कभी भागने नहीं देंगे। झांग लाओशी, हमें आपको न्याय दिलाने की अनुमति दें। झांग लाओशी, हमें आपको दूसरे पक्ष द्वारा दिखाए गए उपहास और तिरस्कार से मुक्त करने की अनुमति दें। वो बच्चे, उनके कार्यों को देखकर झांग जुबान की मजबूत मानसिक दृढ़ता के बावजूद शांत जल के हृदय तक पहुंचने के बाद भी उसकी आंखें लाल हो गईं। शुरुआत में उसने इन छात्रों को इसलिए स्वीकार किया था ताकि उसे स्कूल से निष्कासित न किया जाए और अपने पुनर्जन्म के बाद आने वाले पहले संकटों को टाला जा सके। फिर भी उसके द्वारा बोए गए बीज ने उसे पूरा जंगल उगा दिया। वह कोई कुशल शिक्षक नहीं थे और उन्होंने जानबूझकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं की थी। उन्होंने बस अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, किसी को निराश नहीं करना चाहते थे। फिर भी बदले में जो मिला उससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह अक्सर सोचता था कि वह जो कर रहा है वह सार्थक है या नहीं, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि इंसान के दिल को सोने या किसी और चीज़ से नहीं मापा जा सकता। जब आप उनके साथ पूरे दिल से पेश आएंगे तभी वे भी आपके साथ उतनी ही ईमानदारी से पेश आएंगे। ये सवाल ही नहीं उठता कि यह सार्थक है या नहीं, या उसे यह करना चाहिए या नहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे आक्रामक रणनीति का अभ्यास कर रहे थे। संभवतः भले ही लूजून मुझे चुनौती न दे, फिर भी वे मेरी जगह उससे बदला लेने के लिए उसे युद्ध के लिए चुनौती देंगे। इस क्षण उसे अंततः पुस्तकालय में पहले देखी गई सामग्री के पीछे का कारण समझ में आ गया। वह भावुक हो गया। वह अब तक इस बात को लेकर असमंजस में था कि ये लोग मिलकर आक्रामक रणनीति क्यों अपना रहे हैं।
अब ये स्पष्ट हो गया है कि वे आज के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने देखा था कि लूशुन ने उन पर शिक्षक मूल्यांकन थोप दिया था, जिससे वे मुश्किल में पड़ गए थे और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। भले ही लूशुन ने आज झांग जुबान को उकसाया न होता, वे निश्चित रूप से आगे बढ़कर उनसे बहस करते और उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देते। भले ही वे जानते थे कि वे एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं, भले ही वे जानते थे कि वे जो कर रहे थे वह आत्मघाती था, फिर भी वे उस काम को करते रहे। ये सब सिर्फ अपने शिक्षक की इज्जत बचाने के लिए। ये लोग इस पर विचार करें कि घबराहट से कांपते हुए झांग जुबान ने अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश की। मुझे उन्हें जोखिम उठाने नहीं देना चाहिए। जब झांग जुबान उठकर उन्हें रोकने ही वाला था, तभी अचानक उसका दिमाग चौंक उठा। स्वर्णपद के पुस्तकालय में एक अलमारी पर वह स्वर्ण पुस्तक एक बार फिर प्रकट हुई और उसमें एक नया स्वर्ण पृष्ठ था। ये किताब, क्या इसका संबंध छात्र की कृतज्ञता से हो सकता है? पुस्तक को बनते देख झांग जुबान स्तब्ध रह गया। उन्हें पहले इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि स्वर्ण पुस्तक कब बनी थी, लेकिन इस बार स्वर्ण पुस्तक तब प्रकट हुई जब उनके छात्रों ने उनके लिए अपनी जान जोखिम में डाली। क्या स्वर्ण पुस्तक का उनके छात्रों से कोई संबंध हो सकता है? हालांकि यह विचार आते ही गायब हो गया। ऐसे मामलों के बारे में सोचने का यह समय नहीं था। खड़े होकर वह अपने छात्रों को पीछे हटने का निर्देश देने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी वे सभी एक साथ मुड़कर उसकी ओर देखने लगे। झांग लाओशी, ये हमारा निर्णय है। हमें आशा है कि आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। झाओया की निर्मल आंखें सामने की ओर टिकी हुई थीं। हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी आवाज़ आसपास गूंज उठी और उसमें अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। आपने हमें इतना कुछ दिया है, इसलिए हम भी आपको बदले में कुछ देना चाहते हैं। साथ ही हम आपके मार्गदर्शन के परिणाम सभी को दिखाना चाहते हैं, ताकि सभी को पता चले कि आपकी गरिमा को कुचला नहीं जा सकता, आपकी प्रतिष्ठा पर कलंक नहीं लगाया जा सकता। अपने छात्रों की दृढ़ और संकल्पित निगाहों को देखकर झांग जुबान का शरीर अकड़ गया और वह हिचकिचाया। हमें उम्मीद है कि शिक्षक हमारी स्वार्थी विनती मान लेंगे। झाओया ने अपने हाथ जोड़ लिए। हमें उम्मीद है कि शिक्षक हमारी स्वार्थी विनती मान लेंगे। बाकी चारों ने भी उसके पीछे एक स्वर में कहा। ठीक है, तो सावधान रहना। अगर तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो हार मान लेना। चिंता मत करो, तुम्हारा गुरु यहाँ है। कोई भी मुझ पर रौंदने की हिम्मत नहीं करेगा और कोई भी मुझ पर रौंद नहीं पाएगा। झांग जुबान ने अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे रखकर अपनी बाहें ऊपर उठाईं। अचानक उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली जो आकाश तक पहुंच गई। आसपास की मेजें और कुर्सियां तीव्र ऊर्जा के दबाव में चूर चूर हो गईं। टोंगक्सुआन क्षेत्र शिखर विस्मयबोध की लहर दौड़ गई। अध्याय 221 कुंडलित ड्रैगन के हाथ स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। संपूर्ण चुप्पी, सबकी आंखें सिकुड़ गईं और चेहरे पीले पड़ गए। क्या झांग लाओशी अकादमी के निकम्मे व्यक्ति के रूप में कुख्यात नहीं है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि उसकी साधना का स्तर कम है और ज्ञान प्रदान करने की उसकी क्षमता में कमी है? टोंगक्सुआन क्षेत्र के शिखर पर एक ऐसे विशेषज्ञ के रूप में जो किसी भी क्षण हाफजोंगशी की उपलब्धि हासिल कर सकता है, वह त्यानिक्सुआन साम्राज्य में लगभग एक अजेय हस्ती है। आप इस तरह की साधना को नीच कहते हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? लगता है पिछली सारी खबरें सच हैं। वह बस गुमनाम रहना चाहता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहता। मुझे डर है कि केवल ऐसी क्षमता वाला व्यक्ति ही झाओया और लियू यांग जैसे छात्रों को प्रशिक्षित कर सकता है। टोंगक्सुआन क्षेत्र का शिखर प्रधानाचार्य के पास भी इतनी शक्ति नहीं है। फिर भी ऐसा विशेषज्ञ तो केवल एक निम्न स्तरीय शिक्षक है। अकादमी सचमुच अंधी है। ये सब एल्डर शांगचेन के अत्याचार के कारण है। बेशर्म, ऐसे लोगों को तो निष्कासित कर देना चाहिए। झांग जुबान द्वारा अपनी साधना का प्रदर्शन करने से दर्शक दीर्घा और मंच दोनों पर मौजूद भीड़ उन्माद की स्थिति में पहुंच गई। सभी लोग हमेशा से यही सोचते आए थे कि वह केवल पिक्सुए स्तर का साधक है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह टोंगक्सुआन स्तर का शिखर विशेषज्ञ होगा, त्यानिक्सुआन साम्राज्य का एक शीर्ष दर्जे का विशेषज्ञ। इस स्थिति को देखकर लूशुन का शरीर जम गया और उसका चेहरा भयानक रूप से सफेद पड़ गया। उसे हमेशा अपनी बेजोड़ प्रतिभा पर गर्व था, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह उकसा रहा था वह पहले ही टोंगक्सुआन स्तर के शिखर पर पहुंच चुका है। और वह 20 साल का भी नहीं था। क्या वह अभी भी इंसान है? और मैंने ऐसे विशेषज्ञ को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? चाहे मैं अपने छात्रों को पढ़ाऊं या खुद साधना करूं, मैं पूरी तरह से पराजित हो चुका हूं। विद्यार्थी अपने शिक्षक के सम्मान के लिए होड़ करते हैं, जबकि शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे के पूरक हैं, यही आदर्श संबंध है। यही वो स्तर है जहां हम पहुंचने की उम्मीद करते हैं। यांगशी वाकई अविश्वसनीय है, ऐसे रत्न को पहचानने की क्षमता उनमें है। ये दृश्य देखकर तीनों गुरु शिक्षक अचानक खड़े हो गए और उनके चेहरे घबराहट से लाल हो गए। एक छात्र को अच्छे शिक्षक की आवश्यकता होती है और एक शिक्षक को अच्छे छात्रों की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या एक अच्छा विद्यार्थी या अच्छा शिक्षक होना किसी व्यक्ति की प्रतिभा और विकास को दर्शाता है? नहीं, इसका तात्पर्य विश्वास, एकजुटता और जिम्मेदारी से है। ये विद्यार्थी उनकी आंखों के सामने झांग लाओशी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। दूसरी ओर झांग लाओशी उनके लिए एक किले के समान है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आएं, वे एक मजबूत गढ़ के रूप में डटे रहेंगे और उन्हें आश्रय प्रदान करेंगे। शिक्षक और छात्र का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। वास्तव में ये शिक्षक छात्र संबंध का उच्चतम स्तर है। हाँ, ये देखकर कि उनके शिक्षक ने उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्हें पूरी छूट दी और एक शक्तिशाली किले की तरह उनका समर्थन किया, झाओया ने उत्साह से मुड़कर लूशुन का सामना किया। लू लाओशी, चलो शुरू करें। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। विद्यार्थियों, चलो शिक्षक द्वंद्व मंच पर चलते हैं। ये जानते हुए कि वह इस द्वंद्व युद्ध से बच नहीं सकता, लूशुन ने स्पष्ट रूप से सहमति दे दी। छात्रों और शिक्षकों के बीच द्वंद्व युद्ध के लिए एक विशेष मंच होता है जिसे शिक्षक द्वंद्व युद्ध मंच के नाम से जाना जाता है। वहाँ शिक्षक अपनी साधना शक्ति को दबाकर छात्र के स्तर तक नीचे उतरते हैं और उनसे द्वंद्व युद्ध करते हैं। उस समय झेंग यांग और जोउ तियान के बीच द्वंद्व युद्ध वहीं आयोजित हुआ था।
हमें गुरु द्वंद्व मंच पर लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यही लड़ेंगे और आपको अपनी साधना को दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। युआन ताओ मुस्कुराया और आगे बढ़ा। पहले जब उसने कोंगजी से लड़ाई की तो वह एक साधारण धूर्त व्यक्ति प्रतीत हुआ, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाते ही उसके आसपास का वातावरण बदल गया और वह इस क्षण बिल्कुल अलग व्यक्ति प्रतीत हुआ। यद्यपि उसकी साधना उसी उन्नत स्तर पर बनी रही, लेकिन उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। इस क्षण वह आकाश में उड़ते हुए अजगर की तरह लग रहा था। भाइयों, मैं पहले जाऊंगा। दहाड़ते हुए युआन ताओ लू शुन की ओर दौड़ा। बिना किसी चाल या तकनीक का इस्तेमाल किए वह उन्मादपूर्वक लू शुन की ओर बढ़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी साधना को भी छिपा रखा हो? लेकिन यह असंभव है। 6 महीने पहले जब उसने प्रवेश परीक्षा दी थी तब वह स्पष्ट रूप से फाइटर एक दान जुक्सी स्तर की प्राथमिक अवस्था तक ही पहुंचा था। इतने कम समय में उन्नत अवस्था तक पहुंचना अपने आप में एक बेहद आश्चर्यजनक उपलब्धि है। तो ये कैसे संभव है कि उसने अपनी साधना को छिपा रखा हो? भले ही उसने अपनी साधना को छिपाया न हो, फिर भी उसका जुक्सी स्तर का उन्नत अवस्था का होना असंभव है। हम उसके दिखावटी बाहरी रूप से मूर्ख बन गए हैं। सच कहें तो भले ही कोंगजी लापरवाह रहा हो, फिर भी एक साधारण जुक्सी स्तर के योद्धा के लिए उसे एक ही मौके से मंच से बाहर निकालना असंभव है। यह युआन ताओ को सबसे पहले आगे बढ़ते हुए देखकर और उसके स्वभाव में आए बदलाव को भांपते हुए कि लू शुन जैसे पिक्स्यू क्षेत्र के विशेषज्ञ का सामना करने के बावजूद उसे कोई डर नहीं लग रहा था, सभी लोग शोर मचाने लगे। अभी कुछ देर पहले जब इस शख्स ने कोंगजी से लड़ाई की थी तब सबको लगा था कि इसमें कोई खास काबिलियत नहीं है। सबने सोचा था कि यह सिर्फ एक बेशर्म और धूर्त आदमी है, लेकिन इस पल उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, लू लाओशी पिक्सुए स्तर का विशेषज्ञ है। यहाँ तक कि डिंगली स्तर के साधक भी उसका सामना करने से हिचकिचाएंगे, फिर भी जुक्सी स्तर का साधक होने के नाते उसने सीधे उस पर हमला कर दिया। इससे पता चलता है कि उसके व्यक्तित्व में और भी बहुत कुछ छिपा है। युआन ताओ को अपनी ओर सबसे पहले बढ़ते देख लू शुन का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत दूसरे पक्ष पर हथेली से वार किया। किसी भी प्रकार की क्षति न हो इसलिए उसने अपनी शक्ति का केवल 10% ही प्रयोग किया। फिर भी पिक्सुए क्षेत्र के शिखर स्तर पर उसकी शक्ति को देखते हुए ये पत्थरों को चकनाचूर करने और वृक्षों के तनों को चूर चूर करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। हालांकि उस जोरदार प्रहार ने उस मोटे व्यक्ति की गति को जरा भी बाधित नहीं किया, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे दूसरे पक्ष का जोश और बढ़ गया। युआन ताओ ने अपने शरीर को कसकर जकड़ लिया और प्रहार के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए अपने कंधों को अपनी छाती के सामने कर लिया। यह न तो माउंटेन क्रश था और न ही ट्री रैम, ये तो बस एक साधारण हमला था जो जंगली जानवरों के हमले जैसा था। पेंग, ये ढोल की थाप जैसी आवाज थी और लू शुन का चेहरा लाल हो गया। इस झटके से वह 2 कदम पीछे हट गया। क्या? लू शुन की आंखें सिकुड़ गईं। सभी जानते थे कि लू शुन की साधना पिक्सुए स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में अपने शारीरिक प्रशिक्षण में अधिक विशेषज्ञता रखता था। अपने जुनून के चलते उसने अपने पिता मास्टर लू चेम से राज्य के पुस्तक संग्रह कक्ष में शारीरिक प्रशिक्षण से संबंधित सभी पुस्तकों की प्रतियां बनवाईं और उन्हें घर पर रखवाया। इससे ही उनकी शारीरिक साधना के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इसलिए भले ही वे युआन ताओ के फैसले से आसानी से बच सकते थे, फिर भी वे डटे रहे। उसने सोचा था कि वह छात्र महज शारीरिक ताकत वाला एक साधारण व्यक्ति है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि युआन ताओ का शिष्य इतना खूंखार होगा। अपने सुगठित शरीर के बावजूद युआन ताओ के हमले से उसका चेहरा लाल हो गया और हमले की ताकत से उसके मुंह से लगभग खून निकल गया। अगर उन पर इसी तरह के कुछ और आरोप लग गए तो उन्हें आगे लड़ने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या वह लू लाओशी को पीछे धकेलने में कामयाब रहा? यह आदमी तो हद से ज्यादा डरावना है। वहां मौजूद सभी दर्शक साधक थे। हालांकि उन्हें युआन ताओ के हमले की असल ताकत का अंदाजा नहीं था, फिर भी वे लू लाओशी के चेहरे के भावों में आए बदलाव को देख सकते थे। वे इतने हैरान थे कि उनके जबड़े जमीन पर गिर पड़े। पिक्स्यू क्षेत्र के शिखर विशेषज्ञ को पीछे धकेलने के लिए उसके पास कितनी ताकत होनी चाहिए? इतनी ताकत के सामने डिंगली क्षेत्र के सामान्य विशेषज्ञों के शरीर शायद चकनाचूर हो जाएंगे। युआन ताओ के मुंह से पहले बेहोश हो चुके छात्र कोंगजी ने होश में आते ही ये दृश्य देखा। बेहद भयभीत होकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह एक बार फिर बेहोश हो गया। साथ ही वह इस बात के लिए शुक्रगुजार था कि दूसरे पक्ष ने उस पर यह दांव नहीं खेला, वरना बेहोश होना तो मामूली बात होती, वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता था। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। 2 कदम पीछे हटते हुए लू शुन ने तुरंत अपनी सांसों को स्थिर किया। सीने में हल्का दर्द महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपने सामने खड़े मोटे व्यक्ति को ठंडी निगाहों से घूरा। उसकी आंखों में मौजूद तिरस्कार का कोई निशान नहीं बचा था। दूसरे पक्ष के आरोप से ही वह ये समझ गया था कि उसके सामने मौजूद युवक में उससे कहीं अधिक ताकत, शारीरिक सहनशक्ति और रक्षात्मक क्षमता है। यानी विशुद्ध शारीरिक लड़ाई में वह डिंगली क्षेत्र के विशेषज्ञ को आसानी से मार गिराने में सक्षम होगा। झांक जुबान को ऐसा विचित्र व्यक्ति कब मिला? हे, तुमने सिर्फ इसी चीज को कम नहीं आंका है। पहले हमले की सफलता के बाद युआन ताओ हल्के से मुस्कुराया और एक बार फिर आगे बढ़ा। दूसरी तरफ से एक बार फिर वही हमला देखकर लू शुन गंभीर हो गया। उसने हल्के से हाथ हिलाकर अपने सामने झट से ऊर्जा का एक गोला बना लिया। पलक झपकते ही हमला करने वाला युआन ताओ मानो किसी भंवर में फंसी मछली की तरह 2 चक्कर लड़खड़ाते हुए लू शुन के बगल में आ गिरा, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाया। कुंडलीदार ड्रैगन के हाथ, ये है कुंडलीदार ड्रैगन के हाथ। भीड़ में से किसी ने हैरानी से कहा। कॉइलिंग ड्रैगन हैंड्स क्या है? किसी ने संदेह से पूछा। यह एक बहुत पुरानी युद्ध तकनीक है। कहा जाता है कि जब कोई इस कौशल में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेता है तो वह अपने शरीर के बाहर जेनकी का एक गोला बना सकता है जो सभी हमलों को रोक देगा। मैंने हमेशा सोचा था कि यह एक किंवदंती है, लेकिन यह सोचकर आश्चर्य होता है कि लू लाओशी वास्तव में इसे अंजाम दे सकता है। जो लोग इस कौशल से भलीभांति परिचित थे वे भी अविश्वास में थे। सभी हमलों को रोकना, क्या ये युद्ध तकनीक कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली नहीं है? पहले पूछने वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। सभी हमलों को रोकने में सक्षम होने का अर्थ है कि भले ही कोई अपने प्रतिद्वंद्वी पर विजय प्राप्त न कर पाए, लेकिन वह हारेगा भी नहीं।
भयानक। इस समय जो भीड़ पहले युआन ताओ की ताकत से चकित थी, उसने लू शुन को बहुत सम्मान के साथ देखा। ये सच है कि किसी निकम्मे व्यक्ति के लिए महान प्रतिष्ठा प्राप्त करना असंभव है, लेकिन होनतियन अकादमी में लू शुन द्वारा ऐसी अविश्वसनीय प्रतिष्ठा अर्जित करना वास्तव में उनके नाम को सार्थक करता है। बिल्कुल, बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया। अगर वह सभी हमलों को रोक सकता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसे चोट नहीं लग सकती? एक अन्य व्यक्ति ने टिप्पणी की, सभी युद्ध तकनीकों में कुछ कमियां होती हैं। हालांकि कॉइलिंग ड्रैगन हैंड्स एक अद्भुत कौशल है, लेकिन यह अजेय नहीं है। अफवाह है कि जब तक कोई अपनी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इस प्रकार की उस बिंदु पर शक्ति कौशल का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति की शक्ति से अधिक हो जाती है, तब तक वह कॉइलिंग ड्रैगन हैंड्स को आसानी से तोड़ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लू लाओशी के पास लगभग 45 डिंग की शक्ति है, इसलिए इस चाल को पार करने के लिए किसी को एक बिंदु पर 45 डिंग से अधिक शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। ऐसा कहते हुए उस व्यक्ति ने अपना सिर उठाकर झाओ या और अन्य लोगों की ओर देखा। झांग लाओशी इस चाल को आसानी से पार कर लेंगे, लेकिन मुझे डर है कि उनके शिष्यों के लिए यह मुश्किल होगा, जब तक कि किसी ने शस्त्र शक्ति को समझ न लिया हो जिससे वे झेन की क्षेत्र को आसानी से पार कर सकें। लेकिन डांटियन स्तर के शिष्यों के समूह के लिए ये कैसे संभव है? इस पर उसने अपना सिर हिलाया। शस्त्र अभिकल्पना, ये वह स्तर है जिसे सभी साधक प्राप्त करने की आशा रखते हैं। अनगिनत लोगों ने इसे अपना परम लक्ष्य माना है और इसके लिए अथक प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी पूरे त्यानिक्सुआन साम्राज्य में एक भी सफल मामला नहीं है। यदि ऐसा है तो एक विद्यार्थी इस स्तर को कैसे प्राप्त कर सकता है? आप ठीक कह रहे हैं। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो, ये छात्र फाइटर दोपदान साधना करने वाले हैं। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनकी शक्ति पिक्सुए क्षेत्र के शिखर विशेषज्ञ से अधिक कैसे हो सकती है? इससे भी बढ़कर ये कैसे संभव है कि उनमें से किसी ने भी हथियार की शक्ति को समझ लिया हो? ऐसा लगता है कि यह चुनौती महज एक मजाक है। कॉइलिंग ड्रैगन हैंड्स द्वारा निर्मित अजय रक्षा के सामने लू शुन लाओशी का उनसे पराजित होना असंभव है। युआन ताओ, मैं तुम्हें सारी लाइमलाइट हथियाने नहीं दे सकता, मुझे इजाजत दो। सभी को लगने लगा था कि झांग जुबान के छात्र सफल हो जाएंगे, तभी एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। झेंग यांग बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा। बिना किसी जटिल हरकत के उसके हाथों में मौजूद भला ऐसे निकला मानो कोई नाचता हुआ अजगर हो। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण सी चाल थी, लेकिन इसकी सरलता में ही भले का गहरा सार समाहित था, जिससे इसे चकमा देना या इसका सामना करना असंभव हो गया था। वो भला इतनी तेजी से चला कि हवा उस अत्यधिक दबाव को सहन करने में असमर्थ प्रतीत हुई। ऐसा लगा मानो वह किसी भी क्षण अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाएगी। भाले के चुभने के साथ ही झेंग यांग की आभा और भी प्रबल होती चली गई। यद्यपि उसके पास केवल द्वितीय दान स्तर के योद्धा की शक्ति थी, फिर भी ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह अपने भले के साथ एक हो गया हो, मानो वह भला हो और भला वह हो। पेंग, भाले ने लू शुन के झेंग की गोले पर प्रहार किया और पूरे मैदान में एक जोरदार ध्वनि गूंज उठी। डैंग 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 डैंग। लू शुन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वह 4 कदम पीछे हट गया। कुंडलित ड्रैगन के हाथ टूट गए थे। स्पीयर इंटेंट, क्या ये स्पीयर इंटेंट है? वांग चाओ अचानक उठ खड़ा हुआ। अध्याय 222। लू जुन को बुरी तरह पीटना। पहला भाग। स्वरपथ का पुस्तकालय। वह होनटियन अकादमी में भाला चलाने का सबसे कुशल प्रशिक्षक था। जहां तक उसे याद है, वह भाला चलाने का प्रशिक्षण ले रहा था। दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष वह इस हथियार को अपने आप का एक अभिन्न अंग मानता था। फिर भी वह स्पीयर इंटेंट को बनाने से अभी भी बहुत दूर है। उसे लगता था कि ऐसी अवस्था केवल दूर दराज की कहानियों में ही होती है और उसके लिए इसे प्राप्त करना असंभव है। फिर भी उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इसे एक किशोर लड़के में देखेगा। यद्यपि उसने जो स्पीयर इंटेंट बनाया है वह अभी भी अपने सबसे प्रारंभिक और सरल रूप में है, अपने पूर्ण परिपक्व अवस्था से बहुत दूर है, फिर भी यह असीम क्षमता से भरी एक कली है। पर्याप्त समय मिलने पर यह परिपक्व होकर एक विशाल वृक्ष बन सकती है। उस पुरुष ने यह कैसे किया? पहले जब मो शियाओ ने कहा कि वह झेंग यांग के बराबर नहीं है और अपनी हार स्वीकार कर ली, तो वांग चाओ ने सोचा कि यह वांग वंश की भाला चलाने की कला का बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन अब झेंग यांग की चाल देखकर उसे एहसास हुआ कि वांग वंश की भाला चलाने की कला उसके सामने बिल्कुल बेकार है। स्पीयर इंटेंट से ओतप्रोत इस चाल का मुकाबला किसी अन्य चाल से नहीं किया जा सकता है। दरअसल अगर उसे खुद इसका सामना करना भी पड़े तो वह बेबस होगा। अगर झेंग यांग की साधना का स्तर उसके बराबर होता तो वह निश्चित रूप से उसे एक ही बार से उसे मार सकता था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यही वो चाल है जो पिताजी ने सीखी थी? अचानक वांग चाओ के मन में एक विचार कौंध गया। कुछ समय पहले उनके पिता वांग चोंग ने भाला चलाने की कला सीखने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की थी और उसके बाद से वे भाला चलाने की कला को समझने के लिए एकांतवास में थे। वांग चाओ हमेशा से यही सोचता था कि इस पैसे के लायक कोई भी दांव नहीं चलेगा, लेकिन झेंग यांग का वार देखने के बाद इस कदम के लिए $3 मिलियन की रकम बहुत कम थी। चाहे इसमें 10 मिलियन, 20 मिलियन या फिर उनकी पूरी पारिवारिक संपत्ति ही क्यों न लग जाए, यह इसके लायक होगा। पहले बटलर ने कहा था कि उसके पिता को भाला चलाने की कला सिखाने वाला एक औषध विक्रेता था, लेकिन उसने तब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हालांकि गिल्ड लीडर ओयांग और अन्य औषध विक्रेताओं को यहां देखकर जो दावा कर रहे हैं कि वे औषध विक्रेता झांग का द्वंद्व युद्ध देखने आए हैं, क्या ये वही झांग जुबान लाओशी हो सकता है? वांग चाओ का शरीर लड़खड़ाया और उसके गले के पिछले हिस्से में खून उमड़ आया, जो किसी भी क्षण फूटने की धमकी दे रहा था। झांग लाओशी को मेरा आधा गुरु माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये चाल सिखाई है। अगली बार जब आप उनसे मिलें तो उन्हें गुरुजी या दादाजी कहकर पुकारें। इस बेतुके विचार को मन से झटकते हुए वांग चाओ को अचानक अपने बगल में एक दमदार आवाज सुनाई दी। सिर उठाकर देखने पर उसने पाया कि उसके पिता उसकी ओर आ रहे हैं। शिक्षक मूल्यांकन के कारण मचे हंगामे को देखते हुए वांग चोंग भी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और देखने के लिए आ गया। बड़े शिक्षक, दादाजी। वांग चाओ का चेहरा पीला पड़ गया और वह रोने ही वाला था। सिर्फ वही नहीं, बाकी दर्शक भी पूरी तरह चुप थे। जो लोग कुंडलित ड्रैगन हाथों के बारे में जानते थे वे और भी अधिक आश्चर्यचकित थे, और यदि उन्होंने आत्मसंयम न दिखाया होता तो वे निराशा और अविश्वास में अपने बाल नोच लेते।
भले ही वे झेंगयांग की गतिविधियों में भले के इरादे को ठीक से पहचान नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से उसने अपने भले से कुंडलित ड्रैगन हाथों को तोड़ दिया, उससे पता चलता है कि वह पहले ही उस अवस्था तक पहुंच चुका है। क्या 16 वर्षीय छात्र हथियार के इरादे को समझ सकता है? दुनिया में ऐसी बेतुकी बात कैसे हो सकती है? यदि ऐसा है तो जिस शिक्षक ने उसे यह कला सिखाई है वह कितना भयानक होगा। ऐसा लगता है कि मो शियाओ ने अपने दोस्त की खातिर हार नहीं मानी, बल्कि इसलिए कि वह सचमुच उसके मुकाबले का नहीं है। वास्तव में यहाँ तक कि फाइटर 4 दान के साधक भी इस तरह के हमले का सामना करने में असमर्थ होंगे। ये कितनी अद्भुत तकनीक है! क्या ये सचमुच झांग लाओशी से आए है? झांग लाओशी न केवल उनकी चाल, पैर और मुट्ठी की तकनीकें अविश्वसनीय हैं, बल्कि उनकी भला चलाने की कला भी उसी स्तर की है। सभी छात्र आश्चर्यचकित रह गए। बस कुछ ही दिनों में उसकी हालत फिर से सुधर गई है। मो शियाओ का शरीर कांप उठा। झांग जुबान को देखकर उसकी आंखों में उमड़ रही वासना को अब और रोका नहीं जा सका। उसके दिल में एक आवाज गूंज उठी, मुझे उन्हें अपना शिक्षक मानना ही होगा। धत्तेरी की ज़ेगियांग के भले से लूज़ुन के कुंडलित ड्रैगन हाथ टूट जाने पर उसे सीने में घुटन महसूस हुई। उसके चेहरे पर क्रूरता का भाव आ गया और वह जोर से दहाड़ा। वह थके हुए ज़ेगियांग से लड़ने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। अनजाने में ही लुयांग उसके बगल में प्रकट हुआ और उसकी मुट्ठी सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसी क्षण वांगयांग भी उसके ऊपर हवा में प्रकट हुई और उसने सीधे उस पर एक लात मारी। और वह मुक्का और लात इतनी तेजी से लगी कि हवा 2 हिस्सों में बंट गई। अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही उसने उसे कपकपा दिया। ये दोनों वार शायद भले के वार जितने शक्तिशाली न हो, लेकिन फिर भी इन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। लू शुन का शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर ये वार उस पर पड़े तो उसे गंभीर चोटें आ सकती हैं। भयानक चेहरे के साथ लू शुन का शरीर डगमगाया और जैसे कोई तितली फूलों के बीच से गुजरती है, वैसे ही वह 2 कदम पीछे हट गया। युद्ध तकनीक तितली के कदम, मानो कोई तितली फूलों के बीच उड़ रही हो। ये चाल उपयोगकर्ता को फुर्तीली और अप्रत्याशित हरकतें प्रदान करती है। मुक्के और लात से बचते हुए लूजुन ने जवाबी हमला करने की तैयारी की, लेकिन उसी क्षण उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है, मानो उसे किसी बर्फीली गुफा में डाल दिया गया हो। जैसे ही उसकी दृष्टि धुंधली हुई, एक बेहद खूबसूरत महिला उसकी नज़रों के सामने आ गई। उसी समय एक चिकना और बेदाग हाथ सीधे उसके सीने की ओर बढ़ा। लू शुन की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, लेकिन सैकड़ों युद्धों का अनुभव रखने वाले पिक्सुए क्षेत्र के शिखर विशेषज्ञ के रूप में उसने बिना किसी झिझक के प्रतिक्रिया दी। उसने तुरंत हथेली से वार करके पलटवार किया। युद्ध तकनीक मीनार पलटने की मुहर। कहा जाता है कि इसमें मीनारों को गिराने और पहाड़ों को हिला देने की शक्ति है। बूम! टावा ओवरथ्रो सील दुश्मन के हाथ लगी। झाओया का शरीर थोड़ी देर के लिए कांप उठा और फिर पीछे की ओर उड़ गया। वह केवल डिंगली स्तर की शिखर साधिका थी, वह अभी भी लू शुन जैसे पिक्स्यू स्तर के शिखर विशेषज्ञ के बराबर पहुंचने से बहुत दूर थी। हालांकि लू शुन की हालत भी अच्छी नहीं थी। झाओया द्वारा उत्सर्जित शुद्ध येनजैंग में अत्यधिक शीतलता का गुण था, जिसके कारण उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। वह 3 कदम पीछे हट गया, लेकिन अपने शरीर की ठंडक से छुटकारा नहीं पा सका। इसके अलावा ठंडी जैन की ऊर्जा का एक तेज प्रवाह उसकी नसों में प्रवेश कर गया था, जिससे उसके लिए थोड़े समय में इसे बेअसर करना असंभव हो गया था। 5 लोगों और 6 हमलों में से लू शुन को उनमें से प्रत्येक से केवल एक वार लगा, लेकिन वह 11 कदम पीछे हट गया। भीड़ पूरी तरह से अचंभित रह गई। वह होंगटिन अकादमी के सर्वोत्कृष्ट गुरु लू शुन लाओशी थे। हालांकि अकादमी में उनकी साधना का स्तर अद्वितीय नहीं था, फिर भी पिक्सुए स्तर का कोई भी साधक उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन अचानक ही फाइटर 2 डैन और फाइटर 5 डैन के छात्रों के एक समूह ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगर उन्होंने खुद ये सब न देखा होता तो उन्हें कभी यकीन नहीं होता। तो ये वही आक्रामक सहयोगात्मक रणनीति है जिस पर वे काम कर रहे थे। झांग जुबान जानता था कि झाओया और अन्य लोग गुप्त रूप से एक सहयोगात्मक रणनीति पर काम कर रहे थे, लेकिन उसने उन्हें कभी इसे अमल में लाते हुए नहीं देखा था। अब इसे देखकर झांग जुबान की भौहें तन गईं। ठीक है, सच कहूं तो मैंने तुम जैसे शरारती बच्चों को कम आंका था। तुम में मुझे चुनौती देने की योग्यता है। लू शुन ने अपनी सांसों को स्थिर करते हुए कहा। कुछ कनिष्ठ सैनिकों के लगातार हमलों के कारण पीछे हटने के बाद अब वह उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसके विपरीत उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया था। मुझे भी लगता है कि हम आपको चुनौती देने के योग्य हैं। दरअसल लू लाओशी, आपसे भिड़कर हमने झांग लाओशी की जगह अपना गुस्सा निकाल दिया है। अब क्या करें? क्या हम इसे ड्रॉ मान लें? अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो अंत में हम एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाएंगे। युआन ताओ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। ड्रॉ? लू जुन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारे हमले वाकई अनोखे हैं और तुमने मुझे पहले वाकई चौंका दिया था, लेकिन अब जब तुमने अपने सारे दांव पेच खोल दिए हैं तो मुझे डरने की कोई बात नहीं बची। लू शुन की बात बिल्कुल सही लगी। हालांकि उन 5 के हमले कमजोर नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरे द्वंद्व युद्ध के लिए पर्याप्त दांव पेच तैयार नहीं किए थे। उनमें से प्रत्येक को केवल एक ही शक्तिशाली दांव आता था और वह साधारण पिक्सुए स्तर के साधकों के खिलाफ कारगर साबित हो सकता था। लेकिन लू शुन जैसे संभावित गुरु के लिए यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। आखिरकार उसकी दृष्टि और युद्ध तकनीकों की समझ दोनों ही उन 5 की तुलना में कहीं अधिक थी। आप सही कह रहे हैं। कैसा रहेगा अगर मैं उनसे इस मामले पर चर्चा कर लूं और अपनी हार स्वीकार कर लूं? युआन ताओ के चेहरे पर दुविधा के भाव उभर आए और वह आगे बढ़ा। जब वह लू शुन से कुछ ही कदम दूर रह गया तो उसकी बाहें अचानक ऊपर उठ गईं और वह तेजी से आगे बढ़ा। वही चाल। कोंग जी के साथ हुई घटना के बाद लू शुन इस व्यक्ति से पहले ही सतर्क हो गया था। उसे आगे बढ़ते देख उसने ठंडे स्वर में घुरघुराहट की। क्योंकि पहली बार में मैं तुम्हारे हमले से सावधान नहीं था, इसलिए तुम मुझे 2 कदम पीछे धकेलने में कामयाब रहे। लेकिन दूसरी बार मैंने अपने कुंडलित ड्रैगन हाथों से तुम्हारे हमले को आसानी से रोक दिया। फिर भी तुम तीसरी बार मुझ पर उसी तकनीक का इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हो। क्या आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं? लू शुन की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उसने अपने हाथ ऊपर उठाकर युआन ताओ के हमले को रोकने की तैयारी की,
लेकिन इससे पहले कि वह युआन ताओ के संपर्क में आता, युआन ताओ अचानक रुक गया और उसे गले लगा लिया। ये बदलाव इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि लू शुन को इस पर प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। इसके अलावा युद्ध के बीच में किसी का दूसरे को गले लगाना अकल्पनीय था। सर्वश्रेष्ठ। पलक झपकते ही उस मोटे व्यक्ति ने लू शुन को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने दूसरे व्यक्ति के शरीर को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया था। एक विद्यार्थी द्वारा शिक्षक को गले लगाए जाने पर लू शुन का चेहरा बेहद लाल हो गया। शरीर को मोड़ते हुए उसने युआन ताओ को दस्तक दी। पेंग। एक धीमी सी धमक। उस प्रहार की ताकत उसकी मुट्ठी से कम नहीं थी, यहाँ तक कि एक साधारण पिक्सू स्तर का विशेषज्ञ भी उस प्रहार के प्रभाव से खून की उल्टी कर देता। उसके चारों ओर लिपटे मोटे व्यक्ति का शरीर झटका खा गया, लेकिन उसकी पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई। उसने सचमुच इतनी जोरदार चोट सहन कर ली। उसका बचाव अविश्वसनीय है। लू शुन की आंखें सिकुड़ गईं। चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह तुरंत समझ गया कि उस मोटे आदमी की खासियत उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उसका बचाव था। ये सोचना दुखद है कि उसने शुरू से ही इस तथ्य की उपेक्षा की थी। जल्दी करो। युआन ताओ ने लू शुन को कसकर गले लगाते हुए जोर से चीख मारी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक भला सीटी बजाता हुआ लू शुन की ओर सीधा उड़ गया। धत्तेरी की। भाले की भयानक शक्ति को भांपते हुए लू शुन जानता था कि अगर भला उसे लग गया तो उसका काम तमाम हो जाएगा। इसलिए वह दहाड़ा और अचानक अपने पैरों से जमीन पर जोर से धक्का दिया। जमीन पर लगे शक्तिशाली बल ने उसे और युआन ताओ को जमीन से 3 ची ऊपर धकेल दिया, जिससे वे उस घातक हमले से बच गए। नीचे आओ। हालांकि वह झेंग के भाले से बचने में कामयाब रहा, लेकिन वह लियू यान की मुट्ठी से नहीं बच सका। एक ठंडी सी आह के साथ स्वर्गपथ की मुट्ठी कला का एक प्रहार सीधे उसकी पीठ पर लगा। उसके मुंह से ताज़ा खून की एक बूंद निकली। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हो सकता है कि मैं वाकई कुछ युवा खिलाड़ियों से हार जाऊं। लू शुन ने अपनी बाहें उठाईं और उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। अगर मैंने जल्दी से यह चर्बी कम नहीं की तो हो सकता है कि आज मैं सचमुच हार जाऊं। हालांकि झांग जुवान के 5 शिष्य युवा थे और उनकी साधना शक्ति कमजोर थी, फिर भी उन्होंने जो युद्ध तकनीकें सीखी वे अत्यंत विचित्र थीं। लू जुन जैसे शक्तिशाली शरीर वाले व्यक्ति के लिए भी उनके प्रहार सहना मुश्किल था। छोड़ दो। क्रोधित होकर दहाड़ते हुए उसने अपनी दाहिनी कोहनी सीधे युआन ताओ पर मारी। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। केवल अपने शरीर की ताकत से ही वह धातु को भी भेद सकता था। टकराना। उस जोरदार कोहनी ने युआन ताओ की छाती पर सीधा प्रहार किया। युआन ताओ का चेहरा लाल हो गया। हालांकि उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, फिर भी उसकी पकड़ जरा भी कमजोर नहीं हुई। इस समय वह मानो एक विशाल जंजीर बन गया हो, जिसने प्रतिद्वंद्वी के शरीर को पूरी तरह जकड़ लिया हो और प्रतिद्वंद्वी के लाख कोशिशों के बावजूद टस से मस न हो रहा हो। लू शुन को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसकी पूरी ताकत से किया गया कोहनी का वार भी उसे हिला नहीं पाएगा, इसलिए गुस्से में डूबे लू शुन भी हैरान रह गए। ये द्वंद्व युद्ध कैसे हो सकता है? ये तो मौत की लड़ाई जैसा लग रहा है। उस अचेतन अवस्था में एक लात सीधे उसकी छाती पर लगी। उसी क्षण सफेद और बेदाग हथेलियों की एक जोड़ी भी उसके शरीर पर आ पड़ी। पेंग पेंग। हवा में 2 तीखी आवाजें गूंजी। लू जुन को अपनी छाती में हल्का दर्द महसूस हुआ और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। अध्याय 223। लू जुन को बुरी तरह पीटना। द्वितीय भाग। स्वर्गपथ का पुस्तकालय। कुछ मीटर पीछे उड़ने के बाद वह जमीन पर जोर से गिरा। इस टक्कर से जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया। उसके नीचे युआन ताओ को लगभग 80% प्रभाव झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं की, बल्कि उसे मजबूती से जकड़े रखा। ये किस तरह की लड़ाई शैली है? क्या उसकी कोई अंतिम इच्छा है? क्या वह सचमुच इसी तरह मरेगा? वह ऐसा नहीं कर पाएगा। उसकी रक्षा प्रणाली असाधारण है और लू शुन लाओशी की ताकत को देखते हुए भी उसे हराने में काफी समय लगेगा। जाहिर है झाओया और बाकी लोग उसे इतना समय नहीं देंगे। ... युआन ताओ को लू शुन लाओशी को मजबूती से पकड़े हुए देखकर वह जरा भी नहीं हिल रहा था, मानो उसे मरने की परवाह ही न हो। सभी के होंठ सिकुड़ गए। ये तो सिर्फ एक द्वंद्व युद्ध है, क्या इतनी दूर जाने की जरूरत है? इस रफ्तार से तो अगर लू शुन हिंसक हो गया तो हो सकता है कि उसे सचमुच पीट पीट कर मार डाला जाए। पेंग पेंग पेंग। जब सब लोग सदमे में थे, लू शुन चुप नहीं बैठा। उसने अपनी कोहनी से युआन ताओ की छाती पर बार बार वार किए और हर वार में जबरदस्त ताकत थी। हमलों की बौछार से युआन ताओ का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि उसके पास सम्राट वंश है, उसने उसका केवल 10वां हिस्सा ही सक्रिय किया था। जहां एक और वह डिंगली क्षेत्र के साधकों के हमलों को आसानी से रोक सकता था, वहीं लू शुन के हमलों को रोकने के लिए एक क्षमता स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी, जो पिक्स्यू क्षेत्र के शिखर विशेषज्ञों में भी शक्तिशाली है। जल्दी करो। असहनीय दर्द सहते हुए युआन ताओ ने दांत पीसते हुए सिसकारी भरी। बूम। इसके तुरंत बाद एक भला हवा में तेजी से ऊपर उठा। अपने पिछले वार के चूक जाने के बाद झेंग यांग ने इस वार में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। स्वर्गपथ भाला कला की शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए भाले की शक्ति को बढ़ाते हुए भाला एक टूटते तारे की तरह सीधे लू शुन की ओर बढ़ा। धत्तेरी की। भाले का सामना करते हुए लू जुन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और तेजी से पीछे हट गया। फिर भी भाला उसके सीने पर घाव करने में कामयाब रहा, जिससे खून की एक लाल धार हवा में लहरा उठी। तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। कुछ ही क्षण में लू शुन के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। हथेली के एक झटके से ऐसा लगा मानो आकाश टूट पड़ा हो। युद्ध तकनीक गिरता हुआ आकाश। हथेली का अवतरण सभी में भय उत्पन्न करता है। झांग जुबान के शिष्यों में से साधना के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां वांग यांग को नहीं बल्कि झाओया को प्राप्त थीं। उसके पिता बेयू नगर के नगर स्वामी थे और पूरे तियानिक्सुआन साम्राज्य में उनका पद सम्राट शेनजुई के बाद दूसरे स्थान पर था। उसके पास हर प्रकार की युद्ध तकनीक और संसाधन उपलब्ध थे और ये फॉलिंग हेवंस बेयू नगर की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक थी। अपर्याप्त साधना के कारण वह पहले इसका अभ्यास नहीं कर पाती थी। हालांकि जब उसका शुद्धयन शरीर जागृत हुआ और उसकी शक्ति डिंगली स्तर के शिखर पर पहुंच गई तो वह अकादमी के साधारण शिक्षकों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई, जिससे वह इस चाल का अभ्यास और निष्पादन करने में सक्षम हो गई।
बायू शहर में एक उच्च स्तरीय युद्ध तकनीक से जैसी उम्मीद थी, हमले के होने से पहले ही आसपास का वातावरण बर्फीली हवा से जम गया था। युआन ताओ द्वारा मजबूती से पकड़े जाने के कारण लू शुन उस बार को रोक नहीं पाया। फिर भी वह घबराया नहीं। उसने अपनी झेन की ऊर्जा को तेजी से चलाया और वहीं पर आधा चक्कर लगा लिया। इस तरह युआन ताओ उसके और झाओया के बीच खड़ा हो गया, मानो वह उसके लिए एक ढाल बन गया हो। अगर झाओया उस हमले को अंजाम देती है तो फॉलिंग हेवंस निश्चित रूप से उसके साथी पर गिरेगा। लू शुन लाओशी अपनी गरिमा को ताक पर रख रहे हैं। छात्र को ढाल की तरह इस्तेमाल करना सचमुच शर्मनाक है। दरअसल इससे पता चलता है कि कुछ छात्र उस पर बहुत दबाव डालते हैं, अन्यथा वह ऐसा करने के लिए अपना स्वाभिमान त्याग नहीं देता। पिक्सियू क्षेत्र के शिखर विशेषज्ञ के रूप में लू शुन लाओशी अकादमी के वरिष्ठों में प्रथम या द्वितीय स्थान पर हैं। फिर भी केवल आधे महीने पहले दाखिला लेने वाले 5 नए छात्रों द्वारा इस तरह की स्थिति में धकेल दिया जाना डरावना है। हालांकि झाओया और बाकी लोगों के लिए जीतना अभी भी मुश्किल होगा। युआन ताओ के ढाल बने रहने से वे लू शुन लाओशी पर हमला करने में हिचकिचाएंगे, लेकिन अगर युआन ताओ उन्हें छोड़ भी दे तो लू लाओशी अपनी गति और फुर्ती के दम पर आसानी से उनके हमले से बच निकलेंगे। समझदार विशेषज्ञों ने समस्या की जड़ को पहचान लिया। पहले लू लाओशी को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी, इसलिए उसने अपने अन्य हथकंडे नहीं अपनाए थे। लेकिन अब जब वह पूरी तरह से घिर गया है तो उसने युआन ताओ को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। इससे अन्य छात्र असमंजस में पड़ गए कि उस पर हमला करें या नहीं, और इस तरह वे भी नुकसानदेह स्थिति में आ गए। देखो, झाओया अपना हमला बंद नहीं कर रही है। सभी को लगा था कि लड़ाई रुक जाएगी, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि झाओया का गिरता हुआ आकाश जरा भी धीमा नहीं हुआ। वह सीधे युआन ताओ के शरीर पर जा गिरा। जैसे किसी चमड़े पर प्रहार किया गया हो, वैसी ही कोई तेज आवाज नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो झाओया ने अंतिम क्षण में अपनी शक्ति वापस ले ली हो और युआन ताओ के शरीर पर पड़ा हाथ का प्रहार मात्र एक साधारण प्रहार था। लगता है उसने खुद को रोक लिया, वरना युआन ताओ आगे और पीछे दोनों तरफ से एक साथ होने वाले हमलों से निश्चित रूप से गिर पड़ता। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की। हालांकि उसके तुरंत बाद एक और विस्मयबोधक ध्वनि सुनाई दी। कुछ गड़बड़ है, लू शुन लाओशी को देखो। सभी लोग जल्दी से लू लाओशी की ओर देखने लगे। एक नजर डालते ही उनकी आंखें सिकुड़ गईं। झाओया की हथेली जैसे ही युआन ताओ पर पड़ी, जो लू लाओशी को गले लगाए हुए था, लू लाओशी कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। स्पष्टतः युआन ताओ पर जो प्रहार हुआ वह गलती से उसी पर हो गया। ये गिरते स्वर्ग उतरते स्वर्ग का ही संशोधित रूप है। नगर प्रमुख झाओ फैंग अचानक खड़े हो गए और उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। स्वर्ग से उतरना दूर से भी किसी व्यक्ति पर प्रहार कर सकता है। हालांकि इस कौशल का अभ्यास करना अत्यंत कठिन है, जिसमें हर तरह के दर्द से गुजरना पड़ता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कौशल को समझने से पहले कम से कम 1 लाख हथेली के प्रहार करने पड़ते हैं। झाओया को अपनी अद्वितीय शारीरिक शक्ति जागृत किए हुए केवल 4 दिन हुए हैं। उसके लिए इसे कर पाना, उसने पिछले कुछ दिनों में किस तरह का दर्द सहा होगा। लंबी दूरी के हमलों को समझना मुश्किल होता है, भले ही कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। इसके लिए निरंतर प्रयोग और अभ्यास की आवश्यकता होती है। सबसे रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार भी इस कौशल का अभ्यास कम से कम 1 लाख बार करना आवश्यक होगा। यानी उसने 4 दिनों के दौरान इस कौशल का अभ्यास 1 लाख से अधिक बार किया था। इन 4 दिनों में उसकी बेटी को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और ऐसी कौन सी बात थी जिसने उसे इस तरह दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार इस तरह की उबाऊ और नीरस गतिविधि को बार बार दोहराना आसान नहीं है, और उस समय उसने खुद भी लगभग हार मान ली थी। कहने की जरूरत नहीं है उसके जैसी 16 से 17 साल की लड़की के सामने। ये सब जीत के लिए है। याओ हान ने लाल आंखों से हैरानी जताई। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि उनकी छोटी बहन को पिछले कुछ दिनों में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अतीत में वह अपनी साधना में गंभीर नहीं थी, प्रशिक्षण के दौरान उसका मन भटकता रहता था। अन्यथा नगर स्वामी की युवा स्वामिनी होने के नाते अनगिनत गहन युद्ध तकनीकों, साधना तकनीकों और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से संपन्न होने के कारण भले ही वह अपने शुद्धहीन शरीर से प्रभावित थी, 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बावजूद उसके लिए केवल प्रथम श्रेणी की योद्धा होना असंभव था। शुरू में उसे लगा था कि शियाओजी इतनी कठिन तकनीक का अभ्यास करने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन उसने कर दिखाया। उसका दृढ़ संकल्प उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। विजय, हाँ, वह झांग लाओशी के लिए जीतना चाहती है। उनमें से कोई भी हारना नहीं चाहता। हारना नहीं चाहते। मंच पर मौजूद 5 छात्रों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नगर प्रमुख और एक विशेषज्ञ के रूप में वह समझते थे कि साधना कितनी कठिन हो सकती है। एक प्रतिभाशाली गुरु के समकक्ष बनने के लिए उन 5 बच्चों को आधे महीने के भीतर कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें अपना अभिमान भी त्यागना पड़ा। इस झांग लाओशी के पास किस तरह का जादू है जो शियाओया में ऐसा परिवर्तन लाने और अपने छात्रों के बीच इतनी मजबूत दोस्ती स्थापित करने में सक्षम है। नगर स्वामी झाओ फैंग ने झांग लाओशी की ओर एक नजर डाली और उनकी आंखों में उनके प्रति सम्मान झलक रहा था। वह अपनी बेटी को अच्छी तरह समझता था। महज आधे महीने के छोटे से समय में उसमें जो बदलाव आए, उसका श्रेय निश्चित रूप से इसी झांग लाओशी को जाता है। इसके अलावा भले ही झांग जुबान के छात्रों द्वारा इस्तेमाल की जा रही रणनीति कुछ हद तक अपरिष्कृत थी, फिर भी उनका टीम वर्क त्रुटिहीन कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए झाओया के अवरोही स्वर्ग डिसेंडिंग हेवेंस को लें, क्योंकि उसने अभी तक इस कौशल में महारत हासिल नहीं की थी। अगर युआन ताओ जरा सा भी प्रतिरोध करता तो संभवतः वारलूज उनके बजाय उसे ही लगता। इतनी शक्तिशाली तकनीक के सामने पूरी तरह से निडर होकर खड़े रहने के लिए उसे दूसरे पक्ष पर कितना भरोसा था कि वह ऐसा कर सका। भीड़ पूरी तरह से अचंभित रह गई और पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। दूसरी ओर युआन ताओ के पीछे छिपा हुआ लू शुन गुस्से से आग बबूला हो रहा था और मानो पागल होने ही वाला था। उन्हें लगा था कि इन लोगों के पास बस यही एक तुरुप का पत्ता है, और उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उन्होंने इतनी तैयारी पहले से कर रखी होगी। इसके अलावा उन्होंने अविश्वसनीय दृढ़ता दिखाई और जीत के लिए हर तरह का दर्द सहने को तैयार थे। अपने शरीर में जमी ठंड को दबाते हुए लू शुन एक बार फिर पीछे हट गया। लेकिन इससे पहले कि वह वहां से भाग पाता, उसके सामने एक और धुंधली आकृति प्रकट हो गई।
वांग यंग, इस समय डू लेई के साथ हुई लड़ाई के दौरान उसे जो शर्मिंदगी महसूस हो रही थी वह पूरी तरह गायब थी। इसके विपरीत अब उसके चेहरे पर अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसने लू शुन की ओर सीधा लात मारी। वांग यंग आगे और झाओया पीछे होने के कारण लू शुन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अपने शरीर में व्याप्त जैन की ऊर्जा को उग्र रूप से प्रवाहित करते हुए उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां कस गईं। पेंग, लू शुन को अपने सीने पर एक जोरदार प्रहार महसूस हुआ। एक बार फिर वह हवा में उड़ गया। लात की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। अगर उसने खुद इसका अनुभव न किया होता तो वह यह मानने की हिम्मत भी न करता कि इतनी कोमल स्वभाव वाली महिला से इतना शक्तिशाली हमला हो सकता है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि डूलेई उसकी लात से बाल बाल बच गई। इस लड़की की पैरों की तकनीक वाकई अद्भुत है। ताज, एक बार फिर जमीन पर गिरते हुए लू शुन को अपनी छाती में हल्का दर्द महसूस हुआ। लगातार कई बार झेलने के बाद अपनी मजबूत रक्षा और अपार ताकत के बावजूद वह खुद को हार मानने की कगार पर पाया। सकना, उसने मुंह भर खून की उल्टी की और उसके चेहरे का रंग और भी हल्का हो गया। शुरू में तो उसने सोचा था कि वह इन छात्रों से जल्दी ही काम निकाल लेगा, लेकिन उसे यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि इसके बजाय वह इतनी दुखद स्थिति में फंस जाएगा। मुझे छोड़ दो। लगातार हमलों का सामना करने और पलटवार करने का कोई मौका न मिलने का मुख्य कारण युआन ताओ की पकड़ थी। लू शुन ने युआन ताओ को घूरते हुए दहाड़ लगाए। उसने अपने सिर पर जैन की ऊर्जा एकत्रित की और उसे जोर से युआन ताओ के सिर पर दे मारा। पेंग, जैसे ही उनके सिर आपस में टकराए युआन ताओ को चक्कर आने लगा और उसके माथे से ताज़ा खून बहने लगा। हालांकि उसकी रक्षा शक्ति अविश्वसनीय थी, फिर भी वह केवल दिंगली स्तर के विशेषज्ञ के स्तर तक के हमलों को ही सहन कर सका। दूसरे पक्ष ने झेंकी का प्रयोग करके अपने हमले को और भी तीव्र कर दिया, जिसके कारण युआन ताओ को तुरंत गंभीर चोट लग गई। क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? सपने देखते रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। युआन ताओ को चक्कर आने लगे और उसका चेहरा खून से लाल हो गया, लेकिन इससे उसका दृढ़ संकल्प और भी बढ़ गया। भयंकर दहाड़ते हुए उसने न केवल अपनी पकड़ ढीली नहीं की बल्कि उसे और भी कस दिया, जिससे लू शुन को सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। धिक्कार है, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अगर मैं तुम्हारा सिर इसी तरह पीटता रहा तो तुम मर जाओगे। लड़के को छोड़ने के लिए अनिच्छुक देखकर लू शुन गुस्से से आग बबूला हो गया। लू शुन के शक्तिशाली आक्रमण को देखते हुए अगर वह इसी तरह दूसरे पक्ष पर प्रहार करता रहा तो युआन ताओ की रक्षा भले ही कमजोर न हो, फिर भी उसकी सचमुच मृत्यु हो सकती है। क्या इस व्यक्ति को वाकई मौत से डर नहीं लगता? लू शुन अचंभित रह गया। वह सोच ही रहा था कि क्या उसे सचमुच इस आदमी को पीट पीट कर मार डालना चाहिए। तभी हवा का एक झोंका उसकी त्वचा को चीरता हुआ निकला और एक जबरदस्त ताकत सीधे उसकी ओर आ गिरी। एक भाला ठीक उसके गले के सामने आकर रुक गया। झेंग यांग शुरू से ही मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। लू शुन का ध्यान क्षण भर के लिए भटकते देख वह तुरंत आगे बढ़ा और भले की शक्ति से युक्त स्वरपद भाला कला का प्रयोग किया। पलक झपकते ही वह लू शुन के सामने पहुंच गया और उसकी गर्दन भेदने के लिए तैयार हो गया। भाला धनुष की डोरी पर लगे तीर की तरह था, जो किसी भी क्षण दूसरे पक्ष की गर्दन को भेदने के लिए तैयार था। सीधा खड़ा होकर झेंग यांग ने तीक्ष्ण निगाहों से लू शुन को घूरा। लू लाओशी, तुम हार गए। अध्याय 224। अब उन्हें चाचा कहो। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। मैं हार गया, अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। अपनी आंखों के सामने भला देखकर लू शुन को बेहद अपमान महसूस हुआ। उसने दहाड़ते हुए दांत पीसे और तेजी से आगे बढ़ा। ज़ेंग यांग को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष खुद सीधे उसके भले की ओर दौड़ेगा, इसलिए वह अचंभित रह गया। उसने सहज रूप से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस कार्रवाई से झेंग यांग का फायदा खत्म हो गया। जमीन पर पैर रखते हुए लू शुन ने मायावी छाया के 9 दिव्य चरणों का प्रयोग किया और एक साथ कई छायाएं बना लीं। पलक झपकते ही वह झेंग यांग के ठीक सामने पहुंच गया और उसने अपना शरीर उससे टकरा दिया। युआन ताओ ने उसे अभी भी कसकर गले लगाया हुआ था और उसके हाथ जकड़े हुए थे, इसलिए वह केवल इसी चाल का इस्तेमाल कर सकता था। पेंग पू, उसे उम्मीद नहीं थी कि गर्दन के ठीक सामने भला होने के बावजूद दूसरा पक्ष पलटवार करेगा। इसके लिए तैयार न होने के कारण झेंग यांग को सीधा वार लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। उसके मुंह से खून की एक लपट निकली और उसका पूरा शरीर पीछे की ओर जा गिरा। बेहद बेशर्म, अकादमी का एक प्रतिभाशाली शिक्षक इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है? धत्तेरी की। स्पष्ट परिणाम के बावजूद लू शुन द्वारा हार स्वीकार करने से इनकार करते देख भीड़ तुरंत ही आक्रोश से भर उठी। अक्षम्य, शिक्षक को स्पष्ट रूप से हारने के बावजूद निर्लजतापूर्वक पलटवार करते देख यहाँ तक कि उसने झेंग यांग को घायल भी कर दिया। झाओया का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसका शरीर क्षणिक रूप से चमका और वह लू शुन के सामने प्रकट हो गई। ऐसा करते ही उसकी कलाई चटक गई और उसके हाथों में तलवार आ गई। उसने बचपन से ही तलवारबाजी सीखी थी और लू लाओशी की संख्या कम होने के कारण उसने तलवार चलाना नहीं चुना। हालांकि जिस व्यक्ति का वह कभी सम्मान करती थी, उसे इस तरह का निर्मम कृत्य करते देख वह खुद को रोक नहीं पाए। गले लगाना। तलवार आकाश में उड़ती हुई जा रही थी और उसकी गति इतनी हल्की और सुंदर थी कि दृश्य किसी चित्रकारी जैसा लग रहा था। युद्ध तकनीक सूर्यास्त तलवारबाजी। मानो डूबते सूरज के नीचे तेजी से बहती नदी हो, उसकी हरकतें सहज थीं। हे, अपनी बाहों को मजबूती से जमाए हुए लू शुन ने ठंडे स्वर में गुर्राते हुए तलवार की ओर सीधा एक लात मारी। उनकी प्रतिक्रिया और समय को त्रुटिहीन कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने युआन ताओ को कम आंका था, जो पीछे से उन्हें कसकर पकड़े हुए था। झेंग यांग को घायल देखकर वह भड़क उठा और गुस्से से दहाड़ उठा। नीचे आओ। उसका मोटा शरीर एक चट्टान की तरह भारी हो गया था, जो लू शुन के उठते हुए शरीर को जबरदस्ती नीचे खींच रहा था। इस गिरने से न केवल लू शुन की लात झाओया की तलवार से चूक गई, बल्कि वह अपना संतुलन भी खो बैठा और अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसके दिल में भी तलवार घुस सकती है। अचानक हुए इस बदलाव की उम्मीद न होने के कारण लू शुन की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि अब कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी थी। हालात जानलेवा होते देख अचानक उनके बीच एक आकृति प्रकट हुई और उसने अपनी उंगलियों से हल्का सा झटका दिया। विंग, एक धातुई ध्वनि गूंजी और झाओया के हाथ से तलवार छूट गई। तलवार उड़कर थोड़ी दूर जमीन में जा धंस गई। अध्यापक, अपनी तलवार को हवा में उड़ते देख झाओया क्रोधित होने ही वाली थी कि तभी उसने दूसरे पक्ष के चेहरे के भाव देखे।
उसने तुरंत हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। वह झांग जुबान थी, उसे समझ आ गया था कि दोनों पक्षों का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। अगर उसने उन्हें नहीं रोका तो मामला बेकाबू हो जाएगा। झाओया को निहत्था करने के बाद वह जेंग यांग की ओर बढ़ा और उसमें जेंग की ऊर्जा प्रवाहित की। उसने महसूस किया कि जेंग यांग की चोट गंभीर नहीं थी और गोलियों के सेवन से वह जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी उसने राहत की सांस ली और युआन ताओ की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें भी नीचे उतर जाना चाहिए। हाँ, युआन ताओ ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और फर्श पर गिर गया। हालांकि उसने पूरी लड़ाई के दौरान केवल लू शुन को गले लगाया था, फिर भी पांचों में से उसे सबसे गंभीर चोटें आई थीं। यदि उसके सम्राट के वंश की जागृति न हुई होती, जो उसे रक्षा में महत्वपूर्ण बढ़ावा देती है, तो वह बहुत पहले ही हमलों की बौछार के आगे घुटने टेक देता और बेहोश हो जाता। अध्यापक अपनी सांसों को कुछ देर तक नियंत्रित करने के बाद पांचों अपने थके हुए शरीरों को घसीटते हुए झांग जुबान की ओर बढ़े। थकान महसूस होने के बावजूद उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। हालांकि उन्हें नहीं लगा था कि वे द्वंद्व युद्ध जीतेंगे, फिर भी परिणाम अप्रत्याशित रूप से अच्छे रहे। आखिरकार उनका प्रतिद्वंदी एक प्रतिभाशाली शिक्षक था और अंततः उन्होंने उसे बुरी तरह हरा दिया। फिर भी उन्हें खुद पर गर्व महसूस हुआ। उन्हें लगा कि अपने शिक्षक की निराशा को दूर करके और पिछले आधे महीने में अपनी प्रगति को प्रदर्शित करके वे प्रशंसा प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन झांग लाओशी का चेहरा बेहद गंभीर था और उनकी आंखों में क्रोध की आग भड़क रही थी। अध्यापक उसे इस हालत में देखकर जेंग यांग और अन्य लोग अचंभित रह गए। क्या आपको लगता है कि मुझे आपकी तारीफ करनी चाहिए? झांग जुबान ने उन्हें घूर कर देखा और ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उन पांचों ने अपना सिर खुजाया। चूंकि तुमने जानबूझकर इसे मुझसे छिपाया था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम किसी शक्तिशाली आक्रामक सहयोगात्मक रणनीति का अभ्यास कर रहे हो। लेकिन मुझे बताओ, ये खिलौना आखिर है क्या? झांग जुबान गुस्से से दहाड़ा और उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। क्या गठन अच्छा नहीं है? इसे त्यानिक्सुआन साम्राज्य में सबसे बेहतरीन आक्रामक सहयोगात्मक संरचनाओं में से एक माना जाता है, ठीक है? उनके आक्रोश का कारण सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। पूरे त्यानिक्सुआन साम्राज्य को भी ध्यान में रखते हुए यह आक्रामक सहयोगात्मक रणनीति शीर्ष रणनीतियों में से एक थी। आखिरकार इस रणनीति का उपयोग करके एक फाइटर 5 दान साधक और 4 फाइटर 2 दान साधक पिक्स्यू क्षेत्र के शिखर विशेषज्ञ का मुकाबला करने में सक्षम थे, जो इस रणनीति की शक्ति को सिद्ध करता है। फिर भी वह परिणामों से खुश नहीं थे। इसे खिलौना कहना भी। लू शुन, जो आखिरकार शांत हो गया था, घुटन महसूस कर रहा था। उन शब्दों को सुनकर उसकी चोटें और भी बदतर हो गईं और उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। क्या आप में कुछ गड़बड़ है? इस आक्रामक सहयोगात्मक रणनीति ने लगभग मेरी जान ही ले ली थी, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। क्यों, आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं? ठीक है, तो मैं पहले कदम से समझाना शुरू करता हूँ। जब युआन ताओ ने लू लाओशी पर हमला किया, अगर जेंग यांग इस स्थिति में होता और मेरे सिखाए भले चलाने की कला का इस्तेमाल करता, तो आपके पहले हमले की ताकत 1 गुना बढ़ जाती। लू यांग, अगर आप यहाँ से 3 गुण नीचे झुककर हमला करते तो यह उसकी दृष्टि का अंधा छेद होता, जिससे उसके लिए आपके वार से बचना नामुमकिन हो जाता। जहाँ तक झाओया और वांग यांग की बात है, क्या आप सब सो रहे हैं? अगर आप यहाँ खड़े होते तो क्या आपको लगता है कि वह बच पाता? सभी के आश्चर्य को नजरअंदाज करते हुए झांग जुबान ने अपनी आस्तीनें झटककर जमीन पर आक्रामक सहयोगात्मक संरचना बनाई और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला। शुरू में लू शुन को झांग जुबान की बातों पर संदेह था। हालांकि उनका व्याख्यान सुनने के बाद उनका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। दूसरे पक्ष की बात बिल्कुल सही थी। अगर उसके छात्र उसकी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित होकर एक ही समय पर हमला करते तो लू जुन भी उन सभी हमलों से बच नहीं पाता। कम से कम उस पर एक साथ 3 हमले तो पड़ते ही। इन छोटे जीवों के एक ही वार से उसके शरीर से खून बहने लगता था। अपनी पूरी ताकत में होने पर भी वह एक साथ 3 वार सहन नहीं कर पाता। लू शुन के कांपते शरीर से बेखबर झांग जुबान ने अपना काम जारी रखा। इसके बाद युआन ताओ द्वारा लू लाओशी को पकड़ना एक अच्छा अवसर था। अगर लियू यांग ने यहाँ हमला किया होता, वांग यांग ने अपने हमले को 3 सांसों के लिए टाल दिया होता और झाओया ने जरा भी संकोच नहीं किया होता, तो 7वीं सांस के भीतर आप सभी उसके पीछे हटने का रास्ता बंद कर सकते थे। अगर ऐसा होता तो क्या आप सभी घायल होते? बिना किसी चोट के वह अपनी हार मान लेता। झांग जुबान जितना अधिक बोलता गया, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। ये छोटे छोटे जीव सचमुच बहुत ज्यादा ही शरारत कर रहे हैं। शुरू में तो उन्हें लगा कि वे किसी तरह की मजबूत रणनीति का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा चिंता नहीं हुई। लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कई खामियां थीं। यह क्या बदतमीजी है? आप इसे फॉर्मेशन कहते हैं। काश तुमने मुझसे पहले ही सलाह ले ली होती, तो आज तुम में से कोई भी घायल नहीं होता। इतना ही नहीं, तुम लू शुन को बुरी तरह हरा देते। वह पलटवार करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होता और हार मानने से इनकार करना तो दूर की बात है। इससे भी बड़ी बात यह है कि आप में से किसी को भी चोट नहीं लगती। यह दूसरे पक्ष की व्याख्या सुनकर लू शुन का शरीर ठंड से कांप उठा। अन्य लोग शायद यह नहीं बता पाएंगे कि झांग जुबान के संकेत कितने सटीक थे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने स्वयं उस गठन का अनुभव किया था, वह इस बात से अवगत था कि उसके शब्द कितने भयावह थे। अगर उसके छात्रों ने सचमुच ऐसा किया होता तो नतीजा वही होता जो झांग जुबान ने कहा था। उनमें से कोई भी घायल नहीं होता और उसका चेहरा एक तरफा पिटाई से सूज जाता। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग जुबान को भी संरचनाओं की समझ हो? एक लड़ाई में लगातार तेजी से बदलाव होते रहते हैं, फिर भी वह एक ही नज़र में उनकी संरचना की खामियों को पहचान लेता है और सबसे सटीक समायोजन कर लेता है। क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? आप उसे कैसे करते हैं? लू शुन डर से कांप रहा था। उसने सोचा कि उन युवाओं ने युद्ध में एक दूसरे का अच्छा साथ दिया था, फिर भी झांग जुबान ने उनके सहयोग में कई खामियां और समस्याएं बताईं। यदि वे इन कमियों को भर देते हैं तो पिक्स्यू स्तर का साधक होने के बावजूद वह उनके सामने असहाय हो जाएगा। एक वास्तव में शक्तिशाली संरचना में 1+1 3 या 4 के बराबर होता है। युआन ताओ रक्षा में माहिर था, इसलिए उसने सबसे मजबूत ढाल की भूमिका निभाई। जेंग यांग भला चलाने में कुशल था, इसलिए वह सबसे तीक्ष्ण तीर था। झाओ या टीम की आधारशिला थी और उसने दूसरों का साथ देने के लिए हर संभव प्रयास किया।
वांग यंग की चाल ढाल उत्कृष्ट थी, इसलिए वह मैदान के हर कोने में मौजूद रहती थी। लियू यान के मुंह के अजेय थे, इसलिए उसने मौका मिलते ही प्रहार किया। यदि पिछली संरचना के अनुसार 5 लोग 7 या 8 लोगों की ताकत का प्रदर्शन करने में सक्षम थे, तो झांग लाओशी के संशोधन के अनुसार वे 20 लोगों की ताकत का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। यहाँ तक कि टोनबक्सुआन स्तर के प्राथमिक चरण के विशेषज्ञ को भी ऐसी शक्ति के सामने टिकना मुश्किल लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके जैसे पिक्सुए स्तर के शिखर साधक के सामने टिक पाना और भी कठिन होगा। भयानक, अविश्वसनीय। हालांकि उन्होंने केवल कुछ शब्द ही बोले थे, लेकिन उन्होंने संरचना का सार ही बता दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग लाओशी संरचनाओं को भी समझते हों? झांग हुआन द्वारा अपने छात्रों को दिए गए निर्देशों को सुनकर लियू लिंग की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। ऊपरी 9 मार्गों में गठन के गुरु और औषध विक्रेता 2 सबसे प्रतिष्ठित व्यवसाय हैं। दोनों व्यवसायों के लिए अविश्वसनीय रूप से गहन और विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है, और इतनी कम उम्र में आधिकारिक औषध विक्रेता बनना अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। फिर भी क्या उन्हें गठन का भी ज्ञान है? क्या आपको मेरी सारी बातें समझ आ गईं? आसपास के सन्नाटे और सदमे से बेखबर झांग जुवान ने अपने छात्रों को फटकार लगाई और उनके चेहरों को गौर से देखा। हाँ, उन 5 ने शर्म से अपने सिर नीचे कर लिए। ये फॉर्मेशन झाओया से उत्पन्न हुआ था और बेयू शहर के शीर्ष फॉर्मेशनों में से एक था। उसने सोचा था कि यह एक त्रुटिहीन और शक्तिशाली फॉर्मेशन है, इसलिए उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसमें इतनी खामियां होंगी। हालांकि झांग लाओशी के मार्गदर्शन और लूशुन के साथ पहले हुए युद्ध के अनुभव के कारण वे इस रणनीति को अच्छी तरह समझ चुके थे। अगर वे इसे दोबारा अंजाम देते तो उन्हें ये रणनीति और भी सहज लगती। अच्छा हुआ कि आप समझ गए। उन्हें उपदेश देने के बाद झांग जुबान धीरे धीरे अपने हाथ पीठ पीछे करके वापस चलने लगा। चूंकि आप सभी रणनीति समझ गए हैं, तो वापस जाए और लू लाओशी से एक बार फिर लड़िए। उसने हार नहीं मानी है ना? उसे तब तक मारिए जब तक वह हार न मान ले। फाइट अगेन। झांग जुबान की बातों पर 5 छात्र लड़खड़ा गए और उनके मुंह से लगभग खून निकल आया। वे खुद को निर्दयी समझते थे, लेकिन ये सोचकर हैरानी होती थी कि झांग लाओशी ने उन्हें भी मात दे दी। लूशुन को महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि धुंधली होती जा रही है। अरे यार, तो आखिर में पता चला कि तुमने यहाँ आकर लड़ाई में दखल देकर और उन्हें सलाह देकर जो किया, उसका कारण यह नहीं था कि तुम्हें लगता है कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि तुम मुझसे मजाक करना चाहते थे। लूशुन खड़ा हुआ और बोलने ही वाला था कि अचानक दूर से एक घबराहट भरी आवाज गूंजी। मास्टर झांग, कृपया मेरी ओर से मेरे इस बेटे को क्षमा कर दीजिए। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि मास्टर झांग उसकी ओर आ रहे हैं। पिता, अपने पिता को, जो आमतौर पर अपने सभी मामलों से दूर रहते थे, अपने लिए बोलते हुए देखकर लूशुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसका चेहरा लाल हो गया। उसके घर छोड़ने का कारण अपने पिता को यह साबित करना था कि उनके बिना भी वह अपना मुकाम बना सकता है। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता उसे इतनी शर्मनाक स्थिति में पकड़ लेंगे। अरे बदमाश, घुटने टेक दो। निराशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए मास्टर लू चेन ने झांग जुबान की ओर इशारा करते हुए कहा, किस बात का इंतजार कर रहे हो? अभी उसे अपना चाचा कहो। अध्याय 225। वरिष्ठ स्वर्ग के पद का पुस्तकालय। क्या उन्हें अंकल कहूं? इस समय चाहे वे शिक्षक हो या छात्र, सभी को घुटन महसूस हो रही थी। क्या लूज उनका झांग जुबान को चाचा कहना उचित है? ये तर्क कहाँ से आया? क्या मुझे कुछ गलत सुनाई दे रहा है? मास्टर लू चेन सम्राट के शिक्षक थे, और अगर लूशुन उन्हें चाचा कहकर पुकारते तो क्या सम्राट शेनजुई को भी ऐसा ही नहीं करना पड़ता? क्या इसका कोई मतलब है? ये सोचते ही सबकी निगाहें वीआईपी क्षेत्र में बैठे सम्राट शेनजुई की ओर मुड़ गईं। जैसा कि उम्मीद थी, उनका चेहरा बेहद उदास लग रहा था। एक सम्राट के लिए, और साथ ही 40 वर्ष की आयु के एक अधेड़ व्यक्ति के लिए, 20 वर्ष की आयु भी पार न कर चुके एक युवक से कनिष्ठ समझा जाना, ऐसी स्थिति को कोई भी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता। उन्हें अंकल कहकर संबोधित करूं? लूशुन की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वो मुझसे उम्र में भी छोटे हैं, और वो तो बस एक मामूली शिक्षक हैं। फिर भी मुझे उन्हें अंकल कहना पड़ता है। उसे इतनी घुटन महसूस हुई कि उसे खून की उल्टी करने की तीव्र इच्छा हुई। क्यों? क्या तुम ये कह नहीं सकते? मास्टर झांग मेरे समकक्ष हैं, और मैं उन्हें भाई कहकर पुकारता हूँ। चाचा के अलावा उन्हें और कैसे संबोधित किया जाना चाहिए? मास्टर लू चेन ने चिल्लाते हुए अपने बेटे के सिर पर एक थप्पड़ मारा। उसने कैसा बेटा पाला है जो अपने चाचा से पंगा लेने की हिम्मत करता है? वह सचमुच जीने से तंग आ चुका है। सौभाग्य से मास्टर झांग उदार हैं, वरना उन्हें अगले कुछ महीने बिस्तर पर ही पड़े रहने पड़ते। मैं बहुत संघर्ष के बाद भी लूशुन झांग जुबान को चाचा कहकर संबोधित करने में असमर्थ था। इस क्षण लूशुन को सचमुच रोने का मन कर रहा था। तुम जानवर हो। मास्टर लू चेन इतना क्रोधित हुए कि उनकी दाढ़ी एक झटके में उड़ गई। जैसे ही वे अपने बेटे को और डांटने वाले थे, झांग लाओशी ने उन्हें रोक दिया। बस करो भाई लू, बच्चों से कभी कभी नादानी हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलकर उन्हें धीरे धीरे सबक सिखाना होगा। इस तरह सबके सामने उनकी पिटाई करना ठीक नहीं है। झांग जुबान ने उसे समझाने की कोशिश की। सच कहें तो उन्हें पदानुक्रमित प्रोटोकॉल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि उन्हें लगा कि उन्हें मास्टर लू चेन की वजह से लूशुन की इज्जत बचा लेनी चाहिए। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बाद से गुरु लू चेन ने उन्हें काफी सहायता प्रदान की थी। अन्यथा लूजुन ने जिस तरह से उन्हें बार बार उकसाया था, उसे देखते हुए वे कब का परचरा निकाल चुके होते। जी हाँ, भाई झांग सही कह रहे हैं। मास्टर लू चेन ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर एक बार फिर थपकी दी और कहा, अरे जानवर, जल्दी करो और चाचा झांग की उदारता के लिए उन्हें धन्यवाद दो। मैं लूशुन पागल होने की कगार पर था। उसने झांग जुबान की ओर देखा और उसका मन कर रहा था कि वह अपने बाल नोच ले। भाई, तुम्हारी पहचान तो वाकई बहुत जल्दी बदल गई। बच्चों से कभी कभी नादानियां हो जाना स्वाभाविक है। तुम किसे बच्चा कह रहे हो? तुम मुझसे छोटे हो, फिर भी तुमने ये शब्द इतनी सहजता से कहे। तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आया? वह बेहद निराश और हताश महसूस कर रहा था, लेकिन अपने पिता के सामने उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। दूसरी ओर इस दृश्य को देखकर कोई व्यक्ति बेहोश हो चुका था। वह उनका अच्छा दोस्त वांग चाओ था।
झांग लाओशी वांगचोन के आधे शिक्षक थे, जिसका अर्थ है उनके पिता भी उनके कनिष्ठ थे। यदि ऐसा है तो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से उसे जेंग यांग और अन्य लोगों को चाचा कहना ही होगा। अंकल झांग। कुछ देर हिचकिचाने के बाद लूजुन ने दांत पीसते हुए थूका। गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और उसने कहा, तुम भले ही शिक्षक मूल्यांकन में मुझसे जीत दे हो, लेकिन तीनों गुरु शिक्षकों का शिष्य बनना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। आज उसे इतनी शर्मिंदगी इसी व्यक्ति की वजह से उठानी पड़ी थी। हालांकि उसने अपने पिता के दबाव में आकर दूसरे व्यक्ति को अंकल झांग कहकर संबोधित किया था, लेकिन वास्तव में उसके मन में उसके लिए जरा भी सम्मान नहीं था। अरे मेरा प्यारा भतीजा ऐसी बातें क्यों कहेगा? झांग जुबान ने संदेह भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। आप ये जानकर कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर उसे प्रिय भतीजे कहकर संबोधित किया था, लूशुन का क्रोध भड़क उठा और उसके मुंह से मानो खून निकल आया। उसका पूरा शरीर लड़खड़ा गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, सहायक मास्टर शिक्षक बनने के लिए शिक्षक संघ का प्रमाणित स्टार शिक्षक या उच्च स्तरीय शिक्षक होना आवश्यक है, लेकिन एक निम्न स्तरीय शिक्षक होने के नाते आप इस योग्यता को पूरा नहीं करते। एक शिक्षक को निम्न स्तरीय शिक्षक, उच्च स्तरीय शिक्षक और उत्कृष्ट शिक्षक में विभाजित किया जा सकता है। सहायक मास्टर शिक्षक बनने का पद पाने वाले अधिकतर प्रतिभाशाली शिक्षक होते हैं और कम से कम उच्च स्तर के शिक्षक तो होते ही हैं। एक साधारण निम्न स्तर का शिक्षक इस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं को पूरा नहीं करता। तो क्या हुआ अगर तीनों गुरु शिक्षकों ने आपका उच्च मूल्यांकन किया है? उच्च शिक्षकों के रूप में उनसे नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। यह झांक जुबान स्तब्ध रह गई। उनका पिछला जन्म एक निम्न स्तर के शिक्षक के रूप में हुआ था और पुनर्जन्म के बाद यहाँ थोड़े समय के लिए रहने के कारण उन्हें उच्च स्तर के शिक्षक की परीक्षा देने का पर्याप्त समय नहीं मिला था। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें परीक्षा देने का अवसर तलाशना ही होगा, अन्यथा एक कुशल शिक्षक बनने की उनकी यात्रा में उनकी यह स्थिति ही सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पेशे के रूप में एक कुशल शिक्षक बनने के लिए ईमानदारी से कदम दर कदम आगे बढ़ना आवश्यक है। यदि किसी को पता चल जाए कि आपने कोई शॉर्टकट अपनाया है तो अपमान होना तो मामूली बात होगी, लेकिन इससे वर्षों में अर्जित सारा सम्मान भी छिन सकता है। झांग लाओशी, हम फिर मिलेंगे। वह परीक्षा देने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखने पर उसने शिक्षक संघ के एल्डमो को देखा। अनजाने में ही वह उनके पास आ गया था। अरे तो ये एल्डमो है। झांग जुबान की इस एल्डमो के बारे में अच्छी राय थी। अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने अपने दोस्तों का साथ नहीं दिया और इसके बजाय पूरी निष्पक्षता के साथ मामले को आगे बढ़ाया। अगर वे ऐसा न करते तो ज्ञानोदय की सुनवाई में शांग चेन और शांग बिन के खिलाफ खड़े होना उनके लिए असंभव होता। झांग लाओशी, मुझे बहुत खेद है कि शांग चेन जैसा बदमाश शिक्षकों के बीच आ गया और आपको इतनी परेशानी में डाल दिया। उस दिन मेरे जाने के बाद मैंने मुख्यालय को मामले की सूचना दी और अभी अभी फैसला सुनाया गया है। हमने आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करवाया। एल्डमो ने सिर झुकाया। अरे फैसला आ गया, बहुत बढ़िया। झांग जुबान ने सिर हिलाया। उस समय ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण में एल्डमो ने शांग चेन के शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख के रूप में कर्तव्यों और शांग बिन लाओशी के लाइसेंस को केवल अस्थायी रूप से निलंबित किया था। उस समय कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया गया था। शुरू में झांग जुबान ने सोचा था कि वे कोई दंड नहीं देंगे, लेकिन ये सोचकर उसे आश्चर्य हुआ कि इस मामले की रिपोर्ट मुख्यालय तक पहुंच गई है। शिक्षक संघ का मुख्यालय त्यानिक्सुआन साम्राज्य से अकल्पनीय रूप से दूर है। सबसे तेज संचार माध्यम का उपयोग करने पर भी किसी प्रतिष्ठित साम्राज्य को मामले की सूचना देने और वार्ड पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्राप्त करने में कम से कम आधा महीना लग जाएगा। मैं अब मुख्यालय से फैसला सुनाऊंगा। एल्डमो ने सिर हिलाया, अपनी जेब से एक स्क्रॉल निकाला और उसे खोल दिया। वाला द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े से एक प्रकाश सीधे आकाश की ओर निकला, जिसने चारों दिशाओं को रोशन कर दिया। ये शिक्षक संघ का संघ पत्र है। गिल्ड लेटर, वो क्या होता है? एक सम्राट अपने आदेश और आह्वान को प्रसारित करने के लिए शाही फरमान का उपयोग करता है। शिक्षक संघ पूरे महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक होने के नाते इसका भी ऐसा ही उद्देश्य है, जिसे संघ पत्र के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों को दंडित करने या संघ के वरिष्ठों के आदेश को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। एक बार घोषित होने पर यह घोषणा स्वचालित रूप से शिक्षक संघ की पुस्तकों में दर्ज हो जाती है। इस प्रकार इन अभिलेखों की जांच किसी भी शाखा से आसानी से की जा सकती है। त्यानिक्सुआन साम्राज्य की शाखा को गिल्ड लेटर का उपयोग करने की अनुमति देना यह दर्शाता है कि वे इस मामले को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। स्वाभाविक रूप से एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का जानबूझकर उत्पीड़न करना जो संभावित रूप से एक कुशल शिक्षक बन सकता है, यह अजीब होगा यदि गिल्ड इस मामले को गंभीरता से न ले। बिल्कुल सही, शांग चेन ने वाकई गलत व्यक्ति से पंगा लिया था, वह इसके लायक ही था। उस वस्तु को देखते ही पत्र के महत्व से अवगत प्रत्येक शिक्षक बेहद स्तब्ध रह गया। शिक्षक संघ का पत्र शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता था और इस अवसर पर इसका इस्तेमाल ये दर्शाता है कि वे इस मामले को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। वाला जैसे ही गिल्ड लेटर खुला, सभी शिक्षक, छात्र और यहाँ तक कि तीनों मास्टर शिक्षक भी सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। त्यानिक्सुआन साम्राज्य होनटियन अकादमी के शिक्षक शांग चेन ने शिक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक अन्य शिक्षक पर अत्याचार किया और अकादमी के नियमों का उल्लंघन किया। अतः उनका शिक्षण लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जाता है। तेज रोशनी के बीच एक प्रभावशाली आवाज सुनाई दी, पुतोंग। पहले भीड़ के बीच बैठे एल्डर शांग चेन का चेहरा अचानक काला पड़ गया और वे निराशा में फर्श पर गिर पड़े। वह तो बस अपने पोते को अपनी नाराजगी निकालने में मदद करना चाहता था और उसने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। शिक्षण लाइसेंस रद्द होने का अर्थ था कि उनकी पहचान और प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी को कुलीन वर्ग से किसान बना दिया गया हो। त्यानिक्सुआन साम्राज्य के होनटियन अकादमी के शिक्षक शांग बिन अपने सहकर्मियों को एकजुट करने और एक आदर्श के रूप में कार्य करने में विफल रहे। अतः उनका शिक्षण लाइसेंस 3 वर्ष के लिए रद्द किया जाता है। शिक्षक काओ शियोंग ने ईर्ष्या के कारण इस मामले को भड़काया। अतः उनका शिक्षण लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जाता है और कोई भी अकादमी उन्हें नियुक्त नहीं करेगी। इसके बाद आवाज ने शांग बिन और काओ शियोंग की सजाओं की भी घोषणा की।
शांग बिन का शिक्षण लाइसेंस 3 साल के लिए रद्द कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि वह 3 साल तक अध्यापन का अभ्यास करने में असमर्थ रहेगा। कम से कम इसका मतलब यह था कि वह 3 साल बाद अकादमी में वापस लौट सकता था। दूसरी ओर उसके दादा शांग चेन और काओशियोंग को खुद को सुधारने का ऐसा कोई मौका नहीं मिला। यह विशेष रूप से काओशियोंग के लिए था। अकादमियों द्वारा उसे नौकरी पर रखने से प्रतिबंधित होने का मतलब था कि उसे वहां सफाईकर्मी के रूप में भी काम करने की अनुमति नहीं थी। यदि कोई स्कूल इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता तो पूरी अकादमी को संघ द्वारा दंडित किया जाता। त्यानिक्सुआन साम्राज्य के होंगटियन अकादमी के शिक्षक झांग जुवान ने एक निष्ठावान व्यक्ति के रूप में अकादमी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए अपमान को सहन किया। साथ ही उन्होंने दूसरों का मार्गदर्शन करने में उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे वे शिक्षकों के लिए एक आदर्श बन गए हैं। अतः उन्हें एक उत्कृष्ट शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। गिल्डलेटर से आती आवाज बंद हो गई और वह चमक धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब एक स्टार टीचर हूँ? झांग जुबान ने अपनी आंखें झपकाईं। उन्हें लगा था कि उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षक परीक्षा देनी होगी और पदोन्नति पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन लगता है कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। शिक्षक संघ के एक ही पत्र ने उनकी समस्या का समाधान कर दिया था। झांग लाओशी, बधाई हो। अपनी दाढ़ी सहलाते हुए एल्डमो ने झांग जुबान की ओर मुस्कुराया। इतनी परेशानी उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झांग जुबान ने झुककर प्रणाम किया। वह जानता था कि एल्डमो ने फैसले में बहुत बड़ा योगदान दिया होगा और वह इसके लिए उनका आभारी था। आप कुछ ज्यादा ही विनम्रता दिखा रहे हैं। मैं तो बस गिल्ड का फैसला सुनाने आया हूँ, इसलिए अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। इतना कहकर उन्होंने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए चले गए। उनके जाने के बाद कुछ पल का सन्नाटा छा गया। सबने तुरंत लू शुन की ओर देखा। क्या आपने अभी अभी यह नहीं कहा कि दूसरा पक्ष योग्य नहीं है? इसके तुरंत बाद एल्डमो प्रकट हुए और उन्होंने शिक्षक संघ के उस फैसले की घोषणा की जिसमें झांग लाओशी को एक स्टार शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था। ये करारा झटका, सच कहूं तो हर कोई इसकी चुभन महसूस कर सकता है। जैसा कि उम्मीद थी, लूशुन का चेहरा पीला पड़ गया और ऐसा लग रहा था कि वह इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या उसे मौके पर ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मास्टर झांग, मैंने अपने बेटे को बिगाड़ दिया है। मुझे आशा है कि आप उदार होकर। स्थिति को देखकर मास्टर लू चेन ने अपना सिर हिलाया। शुरू में तो उनका इस मामले में दखल देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वे खुद को रोक नहीं पाए और अंततः झांग जुबान की ओर हाथ बढ़ा दिए। मास्टर लू चेन, आप क्या कह रहे हैं? झांग जुबान मुस्कुराए। गुरु का शिष्य बनने की उसकी तीव्र इच्छा ने उसकी तर्कशक्ति पर काबू पा लिया है। मैं इसके लिए उससे कोई शिकायत नहीं रखूंगी। धन्यवाद। ये देखकर कि झांग जुबान का इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था, लू चेन ने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया। इतनी विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। झांग जुबान ने तीनों गुरुओं की ओर मुड़कर देखा। ल्यू शी, ज़ुंग शी, झेंग शी, भले ही ल्यू जुन का हालिया प्रदर्शन आदर्श न हो, लेकिन एक शिक्षक के रूप में उनकी क्षमता वाकई उत्कृष्ट है। यदि आप किसी शिष्य को रखना चाहते हैं तो उन पर विचार करें। आप। झांग जुबान की बातें सुनकर लू जुन को बहुत घुटन महसूस हुई। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। झांग जुबान के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कारण यह था कि उसे तीनों गुरुओं का शिष्य बनने का अवसर मिल सके। फिर भी भले ही झांग लाओशी ने युद्ध जीत लिया, लेकिन इसका लाभ उसे स्वयं क्यों मिल रहा था? और आपके इस रवैये में क्या खास बात है? दूसरा पक्ष तो एक महारथी शिक्षक है। इस तरह के लहजे में बात करते हुए क्या तुम्हें जान से मारे जाने का डर नहीं लगता? इससे पहले कि वह अपने सदमे से उबर पाता, तीनों गुरु शिक्षक आगे बढ़े और झांग जुबान के सामने हाथ जोड़ लिए। वरिष्ठ,